हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है ना क्लास के अंदर, तो हम पहले सारा सिस्टम चेक कर रहे थे कि सही क्लास चल रही है नहीं चल रही है ना। तो अब आपकी क्लास एकदम ठीक ठाक चल रही होगी मुझे उम्मीद है। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ऐप के अंदर। और अब से आपकी क्लास लगातार उत्कर्ष ऐप के अंदर ही होने वाली है और ढंग से पूरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बहुत सारी वीडियोज भी दिखा दूंगा इसी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कॉपीराइट नहीं आता है, इसलिए हम आपको वीडियो से फोटो से समझाने का प्रयास करेंगे। बस मेरे आपसे निवेदन इतना ही है कि आपके पास में वर्ल्ड मैप होना चाहिए इस क्लास को पढ़ने के लिए ना। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वर्ल्ड मैप ही है, क्योंकि मैं वर्ल्ड मैप के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि भाई ये लोकेशन कहाँ पर है, ये वाली लोकेशन कहाँ पर है। मैं फिर कह रहा हूँ वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा नहीं, वर्ल्ड मैप आपको दिखाऊंगा, आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग आ चुके होंगे, मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है। तो हम लोग हमारी क्लास को शुरुआत करें अगर आप तैयार है तो। बिल्कुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अक्षांश देशांतर हम लोग पढ़ रहे थे दो क्लास के अंदर। तो देशांतर में मैंने आपको 0 डिग्री देशांतर कहाँ कहाँ से निकलती है वो मैंने ट्रिक आपको लिखाई, दोस्तों याद करो। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड फ्रांस की जो स्प्रे थी, याद किया जरा सा नाई, और आपको याद होगा वो ट्रिक जो है। तो मैंने वो आपको लिखाया, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर जो है मैंने आपको पढ़ा दिया। मैंने आपसे वहां पर टाइम निकालना समझाया, कैसे टाइम निकालते हैं ना, कि 4 मिनट एक देशांतर को पार करने में लगता है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, वो सारी बातें कौन सी, वो मैंने आपको लिखा दी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों उसी में एक है ना लास्ट पॉइंट लिख लीजिए आप जो है, फिर हम हमारे टॉपिक की ओर आगे बढ़ जाएंगे, महाद्वीप की ओर, ठीक है। उसी में एक पॉइंट और रह गया है, वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। मैं छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ लिखा देता हूँ, क्यों ही छोड़ूं आपको। तो लिखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछ लेता है कहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो मैं आपको ये लिखा देता हूँ, ठीक है, लिख लीजिए। इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, क्या लिखोगे, लिखिएगा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन, देखो याद कीजिए, एक हमने मैप बनाया था यहाँ पर जो है, एक हमने ऐसे बॉक्स बनाया था, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो है इस बॉक्स में मैंने आपसे कहा था कि यह जो लाइन है आपके वो कौन सी है, यह है 0 डिग्री देशांतर। कौन सी है, यह आपके 0 डिग्री देशांतर है। और मैंने कहा था समय निकालने के लिए रेखा होती है, कौन सी, टाइम निकालने के लिए ये रेखा होती है, इसलिए इसको जीएमटी भी कहते हैं, टाइम जो होता है इसके ऊपर। इसे इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं, ठीक है, मैंने आपसे कहा था, ठीक है। यहाँ पर 180 डिग्री कौन सी है, ये पूर्वी देशांतर हो गया, और ये 180 डिग्री क्या है, पश्चिमी देशांतर है, ठीक है। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। मैंने आपसे कहा है कि दोनों एक ही है ना। जो ये 180 डिग्री जो देशांतर है ना, एक्चुअली में ये है इंटरनेशनल आपके डेट लाइन, ठीक है। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसे कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना। ये 1884 में वाशिंगटन में एक बैठक होती है, उसमें इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया, ठीक है। इसको इंटरनेशनल डेट लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अगर हम इधर से उधर चले जाएंगे या उधर से इधर आएंगे तो डेट चेंज हो जाएगी, टाइम नहीं डेट चेंज हो जाएगी, मतलब 24 घंटे का गैप आ जाएगा लाइफ के अंदर, इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों सोच के देखिए आप लोग, अभी मैं सारी बातें लिखाऊंगा पर आप सोच के देखिए कि यहाँ कोई ऐसा देश है, मान लो कि यहाँ पर कोई ऐसा देश है। अब दोस्तों इस देश के अंदर सोच के देखो, ये जो भाग ए है और यह जो भाग बी है, अब इस एक भाग में डेट कोई और हो जाए और बी भाग में डेट कोई और हो जाए, इससे बड़ी समस्या इस देश के लिए हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये पूरा प्रयास किया गया है, ये पूरी कोशिश की गई है कि यह जो लाइन है वो किसी भी स्थलीय भाग से ना गुजरे, केवल पानी पानी से गुजर जाए। जहां बीच में स्थलीय भाग आएगा इसको दोस्तों ऐसे वहां पर मोड़ दिया जाएगा ना। तो इसको मोड़ा भी गया, 8 बार मोड़ा गया इस लाइन को। मोड़ने का कारण क्या है, कोई स्थलीय भाग से ना गुजरे, क्योंकि स्थलीय भाग में समस्या क्या होगी कि ये दो आपके स्थल होंगे, इन दोनों की डेट अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको स्थलीय भाग से नहीं गुजारा गया है। तो पहले 4-5 पॉइंट लिख लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा कहाँ कहाँ से गुजरती है, फोटो में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए मेरे साथ लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा। लिखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को, देशांतर रेखा को
1884 ईस्वी में वाशिंगटन बैठक के दौरान अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। ठीक है, घोषित किया गया। तो कौन सी देशांतर रेखा है? 180 डिग्री देशांतर रेखा है। 1884 में घोषित किया गया। कभी पूछे बैठक कहां पर हुई थी, तो वाशिंगटन डीसी है ना, डीसी और लिख लो। देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा डीसी नहीं लिखोगे तो, क्योंकि हम वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वाशिंगटन अलग है और वाशिंगटन डीसी अलग है। मैं आगे दिखाऊंगा आपको, वाशिंगटन अलग जगह है और वाशिंगटन डीसी अलग जगह है। वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएस है ना, जो यूएसए की जो कैपिटल है, जहां पर आज डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं व्हाइट हाउस के अंदर, वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है ना। इस पर बात करेंगे हम आगे। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। यह रेखा लैंड पार्ट स्थलीय भाग से ना गुजरे, इसके लिए इसे 8 बार मोड़ा गया है। इसके लिए इसे 8 बार मोड़ा गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि स्थलीय भाग से ना गुजरे इसके लिए। ठीक है, चलो एक फोटो दिखाता हूं दोस्तों आपको। यहाँ पर एक फोटो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, यह इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, देखिए अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पर आपको इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, शायद यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ऐसे देखिएगा। देखो बेटा यहाँ पर अभी हम इसका मैप, हम जब पूरा मैप दिखाएंगे आगे, ये दिखाई दे रहा है इनको, जब हम आपको आगे दिखाएंगे तो आपको समझाएंगे वहां पर कि यह जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है। यह हिस्सा आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, यह हिस्सा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है, और यह वाला हिस्सा आपके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है ना। यह हिस्सा कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो ये एशिया वाला हिस्सा है और ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। अगर आपके पास कोई भी मैप हो, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का मैप हो, एशिया का मैप हो, आप वहां पर देखिए एक 180 डिग्री देशांतर रेखा आपको यहां से ऐसे गुजरते हुई दिखाई देगी। ठीक है, ऐसे आते हुए दिखाई देगी यहां से, जो है ये आपके देशांतर रेखा है। ठीक है, अब ये होनी तो सीधी चाहिए थी, पर सीधी ये क्यों नहीं हो पाई? अगर मैं इसको सीधी निकाल देता, यहां से ऐसे निकाल देता, तो ये इस वाले भाग के इस वाले हिस्से से निकल जाती। ठीक है, इसको बोलते हैं रूस का साइबेरिया इलाका। क्या बोलते हैं? ये रूस का साइबेरिया इलाका है। यह भी आपको देखिए, हर चीज धीरे धीरे समझ में आएगी ना। जब हम एशिया महाद्वीप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर रूस साइबेरिया आएगा। अभी आप केवल इतना दिमाग लगाइए कि ये रूस का साइबेरिया इलाका यहाँ पर। ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका का अलास्का वाला इलाका है ना, जो नॉर्थ अमेरिका उसका, देखो यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप दिख रहा है, इसमें ये वाला जो इलाका है ना वो अलास्का है। ठीक है, ये वाला इलाका अलास्का है, और यहाँ पर इधर की साइड कौन है आपके? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और ये बीच में जो सागर है उसका नाम क्या है? इसका नाम है बेरिंग जल संधि। ठीक है, यह बेरिंग सागर है ना, जो बीच में जो सागर है उसका नाम क्या है? बेरिंग सागर। क्या नाम है? बेरिंग सागर। तो जहां से ये गुजर रही है रेखा आपके, जहां से गुजर रही है वो सागर कौन सा आपके? यह सागर आपका बेरिंग सागर हो गया। ठीक है, तो पहली बार ये बेरिंग सागर के अंदर मुड़ चुकी है ना, यहां मुड़ चुकी है, बेरिंग सागर हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों इसको यहां से वापस ऐसे मोड़ा गया। ठीक है, वापस मोड़ा गया और उसी लाइन में लाया गया। ठीक है, जो लाइन चल रही थी आपके, देखो जो लाइन चल रही थी आपकी, उसी लाइन में इसको वापस लाया गया। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ रही है ना, फिर ये आगे बढ़ रही है दोस्तों, ऐसे देखिए ना, यहाँ पर बहुत सारे द्वीप समूह आ गए। ठीक है, ये फिजी द्वीप समूह आ गया ऑस्ट्रेलिया के पास में, यहाँ पर समोआ आ गया, तो इनसे ना गुजरे इसलिए फिर उसको मोड़ दिया गया। ठीक है, और फिर जो जलीय भाग है वहां से इसको आगे निकाला गया। ठीक है, वहां से आगे निकाला गया, अब इसको वापस इसी लाइन में लाना था तो वापस इसी लाइन के अंदर लाया गया। ठीक है, और फिर ये अंटार्कटिका महासागर से, अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उससे आगे निकल गई। ठीक है, ये पूरा की पूरा कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, यहाँ पर बेरिंग सागर था और ऊपर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। तो ये आर्कटिक महासागर, आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर
और प्रशांत महासागर ये यहां से गुजरती है रेखा, ठीक है। कितनी बार दोस्तों मुड़ी है आपकी? 8 बार मुड़ी दोस्तों ना। कितनी बार मुड़ी है आपके सो? एक बार ऐसे मुड़ गई दोस्तों आपके, एक बार ऐसे मुड़ गई आपके, एक बार ऐसे मुड़ गई, 3 बार दोस्तों आपके, फिर ये आगे चली दोस्तों आपके, ये 4 बार, सो 5 बार आपके, 6 बार, 7 बार और 8 बार, ठीक है। तो कुल ये 8 बार जो इसको मोड़ा गया है, ठीक है। कितनी बार? 8 बार मोड़ा गया। तो कहाँ कहाँ से निकलती है? आर्कटिक सागर से, बेरिंग सागर से और प्रशांत महासागर से निकलती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके बेरिंग सागर से निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों निकाला गया है इसको ऐसे, आपके मोड़ा क्यों गया है? कि ये स्थलीय भाग से ना गुजरे, इसलिए मोड़ा गया, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो मेरी बात लिखना आप यहाँ पर, ये 2 पॉइंट वापस लिखिए आप मेरे साथ में, लिखिए। यह रेखा, यह रेखा आर्कटिक महासागर, कोमा बेरिंग सागर तथा तथा प्रशांत महासागर से गुजरती है। कहाँ कहाँ से निकलती है? आर्कटिक महासागर, बेरिंग सागर और जो प्रशांत महासागर है वहां से निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से निकलती है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई डेट चेंज दोस्तों कैसे होती है, ठीक है। देखिए, अब इसको आपको समझना है, ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास करना है, बहुत आसान है, बस समझ लो एक बार, ठीक है। देखो, ये इंटरनेशनल आपके डेट लाइन थी यहाँ पर, ठीक है, ये थी, है ना। इसके इधर कोई लोकेशन आपके ए हो गई और इसके इधर कोई लोकेशन आपके बी हो गई, ठीक है। इसके इधर कोई लोकेशन ए हो गई और इसके इधर कोई लोकेशन बी हो गई, ठीक है। मैंने क्यों कहा कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। दोस्तों मैंने इसलिए कहा है कि अगर दोस्तों यहाँ पर आपके रविवार है, मतलब जो लोकेशन बी है, अगर यहाँ रविवार है तो लोकेशन 1 पर क्या होगा? सोमवार होगा। अगर लोकेशन बी पर रविवार है तो लोकेशन ए पर क्या होगा? सोमवार होगा, ठीक है। तो यहाँ डेट चेंज हो गई ना। लोकेशन बी पर अगर क्या है? सोमवार है, तो लोकेशन ए पर क्या होगा? आपके यहाँ पर आपके दोस्तों आपके मंगलवार होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो होगा उससे 1 प्लस यहाँ पर होगा, ठीक है। इसकी एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि भाई टाइम कहाँ पर कैसे होगा, ठीक है। सवाल पूछ सकता है आपसे कि जो आपके जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसका ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? ये वाला हिस्सा आपके कौन सा हो गया? पश्चिमी हो गया, ठीक है। और ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? पूर्वी हो गया। सवाल पूछे कि अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर जाओगे तो क्या होगा दोस्तों ना। अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर जाओगे तो आपका एक दिन बर्बाद हो जाएगा। भाई यहाँ आप रविवार को जी रहे थे, यहाँ पहुंचे सीधा सोमवार आ गया, तो जो आप रविवार जी रहे थे वो बर्बाद हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहले से सोमवार है। तो अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर जाओगे तो क्या होगा? एक दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। इसको एक ट्रिक से ध्यान रखना। एक बड़ी फेमस लाइन है, बड़ा फेमस कोट है कि ट्रेवल टू वेस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर ट्रेवल करने पर 1 डे वेस्ट, एक दिन बर्बाद हो जाएगा। ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे वेस्ट। अगर मैं पूरब से पश्चिम की ओर जाऊंगा तो मेरा एक दिन क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। मैं एक दिन आगे हो जाऊंगा, यहाँ रविवार, यहाँ सोमवार। तो अगर मैं ट्रेवल करूंगा किससे? पूरब से पश्चिम को ट्रेवल करूंगा इस डेट लाइन को पार करते हुए, तो मेरा एक दिन क्या होगा? बर्बाद होगा, ठीक है। ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे वेस्ट, ठीक है। अगर मैं पश्चिम की ओर जाऊंगा तो यहाँ रविवार जी रहा था, यहाँ पर सीधा सोमवार आ जाएगा, एक दिन बर्बाद, ठीक है। और मैं अगर ऐसे यहाँ आऊंगा वापस, अगर मैं पश्चिम से पूरब की ओर आऊंगा तो यहाँ मैं सोमवार था, रविवार जी चुका हूँ, यहाँ पर वापस रविवार आ गया, एक दिन मुझे जीने का मौका और मिलेगा, ठीक है। एक दिन यहाँ पर रिपीट हो होगा। तो मेरी बात लिख लीजिए आप मेरे साथ में, लिखिए इस पॉइंट को, ऐसे लिख दीजिए। अच्छा, आप ऐसे लाइन बना लो ना, ऐसे कर लो, ऐसे लाइन बना लो, ठीक है। और ये देखो, एक से लिखो 180 डिग्री देशांतर, ऐसे लिखो आप तो, ठीक है। इधर लिखो पश्चिम, इधर लिखो पूरब, ठीक है। इधर लिखो आप, यहां पर लिखो सोमवार और यहां लिखो रविवार। इससे समझने में आसानी होगी, ठीक है। यहां पर जैसे सोमवार के, आज डेट सोमवार ही ना, आज डेट कौन सी है? यहां पर लिखो 20 जनवरी और यहां लिखो 19 जनवरी। शायद अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहीं पर लिख दो आप, एक ट्रिक लिख दो,
ट्रेवल टू वेस्ट, आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे वेस्ट, 1 डे वेस्ट मतलब कि देखना, अगर पूरब से पश्चिम की ओर गति करोगे, पूरब से पश्चिम की ओर तिथि रेखा को क्रॉस करोगे, तिथि रेखा को क्रॉस करेंगे तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा या तारीख एक बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं आई आपको? बताओ मुझे। अगर आप टेबल टू वेस्ट करोगे, अगर आप पश्चिम की ओर यात्रा करोगे तो आपका एक दिन वेस्ट हो जाएगा या फिर डेट आपकी एक बढ़ जाएगी। ठीक है, एक डेट बढ़ जाएगी, यहाँ 19 जनवरी है और यहाँ पर 20 जनवरी है, एक डेट आपकी बढ़ जाएगी। ये इतना कर लोगे आप, यस या नो? इसको थोड़ा ध्यान रखना है ना, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे वेस्ट, और इसको हमेशा ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही देखना है इसको ना। इससे का सवाल कुछ भी पूछ ले आपसे, अगर सवाल आपसे ऐसा पूछ ले कि भाई, सवाल अगर आपसे ऐसा पूछे कि भाई अगर पूरब में इंटरनेशनल डेट लाइन के पूरब में रविवार है तो पश्चिम में क्या होगा, सवाल ऐसे पूछ सकता है आपसे। कुछ भी सवाल पूछे आप करिए आना। मैं वैसे इसको मैं छोड़ने वाला था, सच बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं आज से शुरू करने वाला था महाद्वीप। फिर मुझे लगा कि यार माना कि 4 लाइन है, पर एग्जाम में भाई पूछे इंटरनेशनल डेट लाइन कब डिसाइड हुई, ये सवाल पूछ सकता है। सवाल पूछे कि इंटरनेशनल डेट लाइन में कौन सा देशांतर काम आता है, सवाल ये पूछ सकता है। सवाल ये पूछे कि इंटरनेशनल डेट लाइन के पूरब में रविवार है तो पश्चिम में क्या कौन सा वार होगा, इंटरनेशनल डेट लाइन के पूरब में ये तारीख है तो पश्चिम में तारीख कौन सी होगी, सवाल ये पूछ सकता है आपसे। या फिर पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर क्या चेंज आएगा, सवाल ये पूछ सकता है। इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से नहीं गुजरती है, 3-4 ऑप्शन दे देगा आपको, सवाल पूछ सकता है। इंटरनेशनल डेट लाइन को क्यों मोड़ा गया है, सवाल ये पूछ सकता है। इंटरनेशनल डेट लाइन कितनी बार मोड़ी गई है, सवाल ये पूछ सकता है। मैंने आपको हर तरीके से सवाल जो है वो यहाँ पर करा दिया। ठीक है, चलिए अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर हमारा 2 जो है, हम महाद्वीप की ओर आते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक नंबर 2 जो है हमारा वो होगा महाद्वीप। ठीक है, तो लिखिए टॉपिक नंबर 2 हमारा हो गया महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। एक्चुअली में वर्ल्ड मैप तो यहां से चालू होता है बेटा ना, वर्ल्ड मैप तो चालू यहां से होता है, कॉन्टिनेंट से, महाद्वीप से। वर्ल्ड मैप यहां से। अच्छा, महाद्वीप किसका भाग है दोस्तों? पृथ्वी का भाग है ना, महाद्वीप महासागर पृथ्वी के अंदर ही तो है। तो देखिए अगर दोस्तों ये आप मान लेते हैं दोस्तों, आपके अगर आप मान लीजिए कि दोस्तों ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, यह क्या है, यह हमारी पृथ्वी हो गई है ना। ठीक है, यह हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, यह हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। ठीक है, अच्छा इसका आकार कैसा है? इसका आकार जियोइड शेप है, हम ये पढ़ चुके हैं, यस या नो? जियोइड शेप, जियोइड आकृति की है पृथ्वी, मैंने आपको पहले भी लिखाया था। तो ये पृथ्वी है, इसका कोई केंद्र भी होगा, तो जो केंद्र है आपके, इस केंद्र से यहां तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, कभी सवाल पूछे पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, तो कहीं आपको मिलेगा कि 6370 किलोमीटर है, पर जो एनसीईआरटी में लिख रहा है वो लिख रहा है 6378 किलोमीटर। तो हम एनसीईआरटी वाला लिख रहे हैं। ठीक है, लगभग ऐसे लिखिए आप, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है लगभग 6370 किलोमीटर, पर जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है कितना? एनसीईआरटी में एकदम सटीक आंकड़ा लिखा हुआ है 6378 किलोमीटर। तुम्हारे अगर पेपर में ऑप्शन ये हो तो ये ठीक करना है, अगर पेपर में ऑप्शन ये हो तो ये ठीक करना है, अगर पेपर में ऑप्शन ये नहीं है तो आपको ये ठीक करना है। ठीक है, अभी मैं इसका फोटो भी दिखाऊंगा आपको कि एनसीईआरटी में कहाँ लिखी हुई है बात, है ना। तो 6378 किलोमीटर आपको इसका त्रिज्या, रेडियस ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसका रेडियस है। इसकी उत्पत्ति दोस्तों आज से 4 अरब मतलब 4.6 अरब वर्ष पहले जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कब हुई है?
इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, इसकी जो उत्पत्ति है वो कब होती है? वो होती है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो है ये इसकी उत्पत्ति होती है ना। इसकी उत्पत्ति, त्रिज्या का मतलब रेडियस होता है, रेडियस, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसका अगर पूछूं मैं, इसमें कितना परसेंट आपके जल है आपके सो, सवाल पूछे आपसे कि दोस्तों इसमें कितना परसेंट जो जल है आपके सो, तो इसमें जल पूछूं आपसे कितना परसेंट है, तो देखिए आपके इसमें जल पूछे आपसे कितना दोस्तों आपके, तो अधिकांश हिस्सा इसका जल ही है रसगुल्ला, ठीक है। दोस्तों अधिकांश हिस्सा जो है इसका वह जल ही है, ये आप जानते हो दोस्तों ना। इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो क्या आपके जल ही है। तो लिखिएगा, इसके हिस्से की बात करूं आपसे, कितना हिस्सा जल है इसका, तो लिखिए इसका ये जो 71% जो हिस्सा है इसका, लिखना कितने परसेंट हिस्सा जल है आपके, तो 71% जो हिस्सा है ये जल है इसका, ठीक है। तो 71% हिस्सा जल है इसका, बाकी जो 21%, 29% जो हिस्सा है ये आपका स्थल है, ठीक है, लैंड है। तो लैंड पार्ट कितना है? 29%। और वाटर वाला पार्ट कितना है? 71%। इसमें कौन सा भाग आएगा? इसमें आपके महासागर आएंगे। अरे इससे क्या बना होगा? इससे महासागर बने होंगे, ओशियन बने होंगे। और इससे क्या बना होगा? इससे बना होगा महाद्वीप। क्या बना होगा? इससे बना होंगे कॉन्टिनेंट या फिर महाद्वीप, है ना। तो इसका 29% स्थल वाला भाग है और 21% क्या है? इसका जल वाला भाग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 29% स्थल वाला भाग है और 21% इसका जल वाला भाग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 71% हिस्सा जल वाला भाग है, ठीक है। इससे महासागर बने होंगे और इससे आपका स्थल भाग बना होगा, ठीक है। ये करेक्ट बात दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, इससे महासागर बने होंगे और इससे आपका स्थल बना होगा, ठीक है। चले आगे चले। इससे महासागर बना होगा और इससे स्थल बना होगा, ठीक है। अब देखिए यह पृथ्वी दोस्तों अपने अक्ष पर, एक तो अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। देखना, मैंने कहा दोस्तों यह पृथ्वी है, मैं पृथ्वी मान लो दोस्तों ना, मैं अपने ही अक्ष पर दोस्तों आपके, मैं अपने ही अक्ष पर ऐसे घूम जाऊं, ठीक है। इसे बोलता है मैं अपने एक्सिस के ऊपर घूम रहा हूं, ठीक है। मैं अपने एक्सिस के ऊपर घूम रहा हूं। एक दोस्तों मान लो यह आपके पृथ्वी है, यह आपके सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है, ठीक है। एक तो मैं अपनी जगह घूम जाऊं खड़ा होके नहीं, एक मैं ऐसे गोल गोल घूम जाऊं, ठीक है। एक मैं ऐसे गोल गोल घूम जाऊं। तो दो तरह की गति मैं कर सकता हूं। एक तो अपने अक्ष पर घूमूंगा, इसको बोलते हैं घूर्णन, क्या बोलते हैं? रोटेशन कहते हैं इसको, ठीक है। एक होता है किसी के चारों ओर घूमूंगा, उसको बोलते हैं परिभ्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण कहते हैं इसको, बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो मेरे साथ लिखिए, पृथ्वी की जो गति आपकी वो दो तरह की होती है बेटा ना। जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो गति है, इसकी जो गति है, लिखना, जो इसका रोटेशन गति है आपकी वो दो तरह की होती है। एक तो करती है घूर्णन, ठीक है, और एक करती है परिक्रमण, ठीक है। एक करती है घूर्णन, एक करती है परिक्रमण, ठीक है। अच्छा, घूर्णन का मतलब क्या होता है? लिखना, जो घूर्णन है इसका मतलब क्या है? अपने अक्ष पर घूमती है। अपना जो अक्ष है, जो अपना एक्सिस है, अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर जो घूमती है वो क्या है? घूर्णन हो गया, ठीक है। और पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे के अंदर एक चक्कर पूरा कर लेती है, ऐसे घूम जाती है ना। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, सही आंकड़ा लिखिएगा। इसको लिखना, एक बार घूमने में, एक बार घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगती है, लगभग 24 घंटे, ठीक है। लगभग इतना लगता है 24 घंटे, मतलब एक दिन लगता है। क्या लगता है? एक दिन लगता है, ठीक है। अब जब दोस्तों ये जिस जौन सा भाग सामने होगा उसमें दिन हो जाएगा और जौन सा भाग सामने नहीं होगा उसमें रात हो जाएगा। तो दिन और रात इसी से बनते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, दिन और रात जो है, दिन और रात इसी से बनती है ना, दिन और रात इसी से बनती है। और 24 घंटे में ये पूरा होता है घूर्णन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है परिक्रमण, इसका मतलब है
किसी के चारों ओर, और किसी का मतलब सूर्य के चारों ओर, तो लिखिएगा सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमना। और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो अपना जो एक चक्कर है वो लगभग कितने दिन में, लगभग 365 दिन 6 घंटे में, 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। ठीक है, आप जानते हो ना कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है दोस्तों ना, उसका मतलब क्या है कि फरवरी में 29 दिन होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं आपके, देखो एक चक्कर लगाया 365 दिन 6 घंटे में ना, दूसरा चक्कर लगाएगी 365 दिन 6 घंटे में, तो 365 तो चल ही रहा है लगातार, 6 की जगह कितना हो गया, 12 घंटा हो गया 2 साल का, 3 साल का 24 घंटा हो गया, और 4 साल का आपके 24 घंटा हो गया। ठीक है, 1 साल का 6 घंटा, 2 साल का 12 घंटा, 3 साल का 18 घंटा, और 4 साल का 24 घंटा। 24 घंटा होते ही एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं ना। तो लिखिए मेरे साथ में। अच्छा, इसको लिख लेंगे अभी हाल ही में। अच्छा, इसमें जब पृथ्वी दोस्तों आपके सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, लगभग 29.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है ना। तो लिखना, इसमें पृथ्वी की गति पूछो कितनी है आपकी, गति या फिर स्पीड कितनी होती है पृथ्वी की, तो ये होती है लगभग 29.6 किलोमीटर पर सेकंड, इतने की स्पीड से घूमती है। ठीक है, और दोस्तों ये एक वर्ष में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, और इस एक वर्ष में जब ये घूमती है पृथ्वी इसके चारों ओर, तो इससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, कभी ग्रीष्म ऋतु आती है, ऋतु परिवर्तन होता है, कभी ग्रीष्म ऋतु आती है, कभी सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम आता है। ठीक है, और कभी आपकी ग्रीष्म ऋतु आती है, कभी बसंत होती है। तो जो ऋतु परिवर्तन जो होते हैं आपके, वो इसमें चेंज होते हैं। ठीक है, कभी सवाल पूछे आपसे कि ऋतु परिवर्तन में पृथ्वी की कौन सी गति होती है, देखो सवाल कितना आसान था ना, पर दोनों अगर ऑप्शन में हो गए ये वाला और ये वाला, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, कि यार ये वाला भी और ये वाला भी। तो अगर ऋतु परिवर्तन पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं घूर्णन को रोटेशन। शायद मैंने बोला तो था पर लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, लिख लो। इसे रोटेशन कहते हैं। ठीक है, और इसे बोलते हैं रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, जो परिक्रमण जो होता है, इसे क्या बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं आपके रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। ठीक है, ये रोटेशन होता है, ये रोटेशन होता है आपके, और ये आपके रिवोल्यूशन होता है। क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है। इसमें ऋतु परिवर्तन होते हैं, इसमें आपका दिन रात बनता है। ठीक है, ठीक है, इसमें दिन रात बनते हैं, और इसमें आपका ऋतु परिवर्तन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें ऋतु परिवर्तन होता है, और 365 दिन 6 घंटे का टाइम इसमें लगता है। ठीक है, कितना टाइम लगता है, 365 दिन 6 घंटे का टाइम लगता है एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में इतना दिन का टाइम इसमें लगता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, किसके बारे में, हम महाद्वीप की ओर आ रहे हैं, पर महाद्वीप पृथ्वी से बने तो पहले पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं, फिर महाद्वीप की ओर आएंगे दोस्तों ना। अब देखिए यह मान लीजिए हमारी पृथ्वी। ठीक है, और दोस्तों इस पृथ्वी में, ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए पृथ्वी आपके ऐसे घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी जो है, जो हमारी पृथ्वी है, वो ऐसे किसके चारों ओर, आपके जो सन है यहाँ पर बीच में, इसके चारों ओर घूम रही है। ठीक है, मान लो ये सन है यहाँ पर, और इसके चारों ओर यह पृथ्वी जो है वो ऐसे घूम रही है। ठीक है, इस सन के चारों ओर यह पृथ्वी जो है वो ऐसे घूम रही है ना। ठीक है, इस सन के चारों ओर मान लीजिए ये पृथ्वी जो है वो ऐसे घूम रही है। ठीक है, इस सन के चारों ओर पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही है। पहली बात तो ये गोलाकार में नहीं घूमती है। ठीक है, कैसे घूमती है, दीर्घवृत्ताकार घूमती है, मतलब एक्लिप्स में घूमती है। और ये जो आपकी जो ये ऐसे घूम रही है, ये गोलाकार में नहीं घूमेगी ना, किसी वृत्त में नहीं घूमती है, ये दीर्घवृत्ताकार में घूमती है। ठीक है, मतलब कहीं पर दूरी अधिक होती है, कहीं पर दूरी कम होती है। गोलाकार दोस्तों क्या होता है, गोलाकार का मतलब तो क्या है, सब जगह दूरी समान होगी। ठीक है, सब जगह दूरी समान होने वाली वो गोलाकार होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है आपके, कहीं पर दूरी अधिक है, कहीं पर दूरी कम है आपके, वो होती है दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, तो जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो घूर्णन करती है, सॉरी परिक्रमण करती है, यह परिक्रमण कैसा करती है, यह करती है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। कैसा करती है,
दीर्घवृत्ताकार जो कक्षा है इसमें करती है, मतलब कि जो एक्लिप्स है इसके अंदर करती है, ठीक है। ऐसी ही घूम रही है। अब दोस्तों इसमें आपको शायद फोटो में क्लियर दिखाई दे रहा है कि कहीं पर तो दूरी आपके अधिक है इसकी और कहीं पर दूरी क्या है, कम है, ठीक है। तो जो सन और अर्थ के बीच जो मैक्सिमम दूरी जो होती है, अधिकतम जो दूरी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग अपसोर। क्या बोलते हैं? अपसोर, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि सन और अर्थ के बीच में जो मैक्सिमम दूरी होगी, मान लेते हैं मैक्सिमम दूरी है, ये क्या है? अधिकतम दूरी है। ऐसा मान लेते हैं ये क्या है? अधिकतम दूरी है। तो जो मैक्सिमम दूरी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अपसोर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे हम बोलते हैं अपसोर, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके एपीहीलियन। क्या बोलते हैं? एपीहीलियन। एपीहीलियन, ठीक है। अपसोर या फिर एपीहीलियन कहते हैं, जो अधिकतम दूरी होती है, ठीक है। और ये लगभग कितनी दूरी है आपके? 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर जो है ये लगभग दूरी होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग अपशोर, ठीक है। और जो न्यूनतम दूरी होती है किसके बीच में? सन और अर्थ के बीच में जो न्यूनतम दूरी है, मान लेते हैं कि यह न्यूनतम दूरी है ना, मान लेते हैं कि यह न्यूनतम दूरी है, ठीक है। यह आपके न्यूनतम दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम दोस्तों बोलते हैं आपके क्या? उपसौर कहते हैं, ठीक है। या फिर इसे हम बोलते हैं पेरीहीलियन। पेरीहीलियन इसे हम बोलते हैं पेरीहीलियन या फिर इसको हम लोग उपसौर कहते हैं, ठीक है। ये न्यूनतम दूरी है, कितनी होती है ये? ये लगभग 14.70 किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है। अच्छा, कभी सवाल पूछे कि पूरे वर्ष में यह वाली कंडीशन कब बनती है? 4 जुलाई को लिखना। पूरे वर्ष में यह कंडीशन कब बनती है? 4 जुलाई को। और पूरे वर्ष में यह वाली कंडीशन कब बनती है? 3 जनवरी को। पूरे वर्ष में यह कंडीशन कब बनती है? 3 जनवरी को। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि जो पेरीहीलियन है उसकी कंडीशन कब बनती है? 3 जनवरी को, ठीक है। और जो आपके एपीहीलियन है आपके, इसकी कंडीशन कब बनती है? आपके 4 जुलाई को, ठीक है। तो उसे याद कैसे करोगे, ठीक है? याद कैसे करोगे? देखो, इसको बोलते हैं एपीहीलियन। आप तो इंग्लिश में ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं पेरीहीलियन दोस्तों ना। देखो, एपीहीलियन किससे स्टार्ट हो? आपके ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ए का मतलब अवे, अवे का मतलब दूर। ए का मतलब अवे, अवे का मतलब दूर। पी का मतलब पास। तो ए फॉर अवे मतलब दूर का मतलब ये मैक्सिमम दूरी हो गई। और पी फॉर पास का मतलब ये न्यूनतम दूरी हो गई। ऐसे इसको आपको ध्यान रखना है। सारा खेल इसी बात का कि पेपर में कितना ठीक कर पाओगे। भाई पेपर में ठीक ही नहीं हुआ तो फिर क्या ही मतलब पढ़ने का? पेपर में ठीक भी तो करना है ना। तो यह आप ऐसे ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ये एपीहीलियन हो गया दोस्तों, क्या हो गया? ये एपी दोस्तों एपीहीलियन हो गया दोस्तों आपके, ये एपीहीलियन हो गया। और ये पेरीहीलियन हो गया, ठीक है। एपीहीलियन मतलब अवे मतलब दूर हो गया, पेरीहीलियन मतलब पास मतलब क्या हो गया? न्यूनतम दूरी हो गई, ठीक है। कि कौन सी तारीख को बनती है वो भी मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, सवाल दिखाता हूँ इसको ना, आप नोट करो, आप इसको बनाओ। एक तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि जो पृथ्वी की, जो मैंने कहा था ना आपसे कि पृथ्वी जो है उसकी डिस्टेंस जो है, त्रिज्या कितनी है, वो एनसीईआरटी में क्या लिख रहा है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ ना। ये देखो, एक तो एनसीईआरटी की ये फोटो है, आप लिखते जाओ, ठीक है। एक्चुअली मैं ऐसा ट्रिक नहीं बता रहा कि कोई नाम की ट्रिक बता दी, नहीं है ना। इससे आपको दिमाग रहेगा, ठीक है। दिमाग में रहने वाली बात है, इससे आपको दिमाग में रहेगा ना। इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन आप ऐसे देख लीजिए। हाँ, वो तो दिखा दो, इनको फोटोज दिखा दो ना। आवाज मेरी कम जा रही है क्या? क्वेश्चन तो दिखा, वो तो दिखा दो। देखो, एक मैप आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर ना, दिखाओ।
मुझे भी दिखाओ, मुझे क्या पता क्या दिखा रहा है आपने। देखो बेटा एक मैप है, थोड़ा जूम कम करो ना, ऐसे ही आया फोटो। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, अध्याय नंबर 3 है, देखो ये एनसीईआरटी का ही है, ऐसे रहने दो। भूगर्भ की जानकारी के साधन देखो लिखा हुआ है हेडिंग, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने यहीं से उठाया है, ये आपके एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, यहीं से उठाया, पर लगभग आपको अधिकांश जगह जो है 6370 मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। एक क्वेश्चन इसका सवाल का क्वेश्चन देख लीजिए आप, जो है ये कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे यहाँ पर, है ना। देखो इस सवाल का क्वेश्चन देख लीजिए, कैसे सवाल पूछ सकता है वो भी दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो अपशोर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। उपशोर कब होता है? 3 जनवरी को होता है। अपशोर का मतलब एपीहीलियन 15.21 करोड़ किलोमीटर, उपशोर का मतलब पेरीहीलियन 14.70 करोड़ किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों, हाँ एवरेज दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर एवरेज दूरी है, पर मैंने ये न्यूनतम दूरी लिखाई है और ये अधिकतम दूरी लिखाई है, ठीक है, दोनों मैंने आपको यहाँ पर लिखाया है ना। चलो देखो एक क्वेश्चन देखो, अपशोर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी क्या है, एवरेज दूरी क्या है, ठीक है। 137 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर, 142 मिलियन किलोमीटर और 152 मिलियन किलोमीटर। अगर आपको ये नहीं पता तो आप सवाल नहीं कर पाओगे, मतलब आप तुक्का नहीं मार सकते इस सवाल में कि तुक्का मार दो। आपको अगर ये भी पता है ना कि अपशोर का मतलब क्या होता है, आपको ये पता है कि एपीहीलियन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम दूरी होती है, तो आप इन चारों ऑप्शन में से काम कर पाओगे। मैक्सिमम दूरी कौन सी है? 152 मिलियन किलोमीटर। अरे यही तो ही 15.2 किलोमीटर, यही तो होता है। 15.2 करोड़ किलोमीटर का मतलब है 152 मिलियन किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। सवाल ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तैयार रहना उसके लिए ना। तो ये दोस्तों पृथ्वी जो है, उसमें मैंने उपसौर और अपसौर क्या होते हैं उसकी बात की, ठीक है। अब मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों ना। देखिए मैंने कहा आपसे यहाँ पर कि यहाँ तो हमारा सन हो गया दोस्तों ना, पहले देख लेना है फिर बनाना है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सन, सूर्य। और मैंने आपसे कहा कि सूर्य के चारों ओर कौन घूम रहा है दोस्तों? इस सूर्य के चारों ओर हमारी जो पृथ्वी है वो घूम रही है दोस्तों ना। इस सूर्य के चारों ओर हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों वो घूम रही है, ठीक है। हम दोस्तों इसको ऐसे बना लेते हैं कि सूर्य के चारों से हमारी, चलो मैं इसको हाथ से दोस्तों बना रहा हूं, ठीक है। इस सूर्य के चारों ओर हमारी जो पृथ्वी जो है आपके वो घूम रही है, ठीक है। आप तो ऐसे मान लीजिए कि ऐसे घूम रही है ना, इस सूर्य के चारों हमारी पृथ्वी जो है वो ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो पृथ्वी एक बार यहां पर होगी, ठीक है, ये पृथ्वी है ना, ठीक है दोस्तों। एक बार पृथ्वी यहां पर भी होगी, ठीक है। एक बार आपका अर्थ यहां पर भी होगा, ठीक है, और एक बार अर्थ आपका यहां पर भी होगा, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे इसके चारों ओर घूम रही है। मैंने 4 लोकेशन लिए जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों ना। देखिए गौर करना इसके ऊपर दोस्तों ना, इसमें यह जो लाइन होगी, यह कौन सी लाइन होगी बेटा? विषुवत रेखा। अरे इक्वेटर होगी ना, बनाना नहीं है, पहले देखना है, ठीक है। यह लाइन कौन सी होगी? विषुवत रेखा होगी, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। यह लाइन कौन सी होने वाली? इक्वेटर दोस्तों ना। और ये सन है, इस सूर्य का सीधा प्रकाश कहां पड़ेगा? इसके ऊपर पड़ने वाला है, ठीक है। ये जो सूर्य है इसका सीधा प्रकाश जो है वो इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। इस सूर्य का सीधा प्रकाश जो है वो इसके ऊपर पड़ने वाला है, यस या नो? यही कंडीशन दोस्तों ऊपर भी होने वाली है, ठीक है। ऊपर भी क्या होगा? ऊपर भी दोस्तों आपके यह विषुवत रेखा हो गई, और इस सन की सीधी रेखा जो है वो इस विषुवत रेखा पे पड़ने वाली है, ठीक है। ठीक है, यहां भी सीधी पड़ेंगी, यहां भी किसके ऊपर पड़ेंगे? विषुवत रेखा के ऊपर। जब सूर्य की किरण सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है लंबवत, जब सूर्य की किरण सीधी लंबवत विषुवत रेखा के ऊपर पड़ती है, परपेंडिकुलर सीधी पड़ती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं विषुव या फिर इक्विनॉक्स कहते हैं। और इस कंडीशन में दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए विषुवत रेखा के ऊपर आप चेक करना हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी? यह कंडीशन कहलाती है आपकी विषुव की, है ना, या फिर इसी को बोलते हैं इक्विनॉक्स,
ठीक है, यहां पर दिन और रात आपके बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह कंडीशन एक बार यहां पर होती है और एक बार आपकी यहां पर होती है, ठीक है। ये 2 बार, साल में 2 बार कंडीशन होती है, ठीक है। एक बार इधर की साइड और एक बार उधर की साइड, ठीक है। यह जो डेट है आपकी, वो कौन सी डेट है आपकी, यहाँ जो डेट होगी वो आपकी वो होती है 21 मार्च की, जिसके बाद हम मानते कि हमारा जो हिंदी नववर्ष आपके शुरू होता है, आप जानते हो चैत्र माह शुरू होता है, वही आपकी 21 मार्च की तारीख, ठीक है। और यहाँ जो डेट आएगी वो लगभग 6 महीने बाद, ठीक है। देखो 4 गोले मैंने बनाए, 1 साल का गैप है, तो हर 3 महीने के बाद दूसरा गैप आने वाला है। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया जून, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका सितंबर, क्या आ गया, सितंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहाँ कौन आ गया, दिसंबर। जनवरी फरवरी मार्च, तो मैंने ऐसे डिवाइड करा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहुंचा, सितंबर माह है, सितंबर की तारीख कौन सी, 23 सितंबर। तो जिस तारीख को एक कंडीशन होती है 23 सितंबर होता है। तो विषुव की कंडीशन साल में 2 बार होती है, एक तो 21 मार्च को होती है, एक 23 सितंबर को होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विषुव का मतलब दिन रात बराबर होना है, ये विषुव होता है। जो सूर्य की किरण जो विषुवत रेखा इक्वेटर है उस पर परपेंडिकुलर लंबवत पड़ती है, तो आपकी सीधी पड़ती है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों विषुवत रेखा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये ऐसे घूम रही दोस्तों ना, ऐसे घूम रही है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर घूमने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो रेखा आ चुकी है आपके, यह आ चुकी है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये दोस्तों ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है 23.5 डिग्री से, यहाँ पर था आपके, ये ऐसे घूमती, जैसे आप घूमते जा रहे आपके, तो 23.5 डिग्री यहाँ पर आपके ऐसे हो गया, ठीक है। जो ऐसे था वो ऐसे हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और अब देखिए, अब जो हमारी जो सन की जो रेज है वो देखना कहाँ पर, ये आपके जो कर्क रेखा है इसके ऊपर सीधी पड़ रही है, ठीक है। इसके ऊपर सीधी पड़ रही है ना, और अगर इसके ऊपर सीधी पड़ेंगी तो इसे बोलते हैं क्या, हम इसे बोलते हैं आपके ग्रीष्म आयनांत, ग्रीष्म आयनांत कहते हैं। और जो ग्रीष्म आयनांत है इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिक, ठीक है। और यह तारीख होती है 21 जून की तारीख, 21 जून की तारीख होती है, ठीक है। तो ये समर सोलिस्टिक हो गया, ग्रीष्म आयनांत हो गया, ठीक है। समर सोलिस्टिक कहते हैं इसको। और ये 21 जून की तारीख, मतलब जिस तारीख पर सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी लंबवत पड़ती है उस तारीख को बोलते हैं ग्रीष्म आयनांत की तारीख, और वो होती है 21 जून की तारीख, ठीक है। अब मैं यहाँ बढ़ूंगा दोस्तों, आपके ऐसे दोस्तों घूम रहा है आपके, तो यहाँ पर दोस्तों जो नीचे वाला हिस्सा वो ऊपर आ चुका है, ठीक है। नीचे वाला जो हिस्सा था वो ऊपर आ चुका है, और यहाँ पर आपके विषुवत रेखा के ऊपर वापस आपकी सीधी पड़ रही है, ठीक है। अब दोस्तों वापस दोस्तों आपकी और घूम रहा है, ठीक है, दोस्तों और घूम रहा है। तो मकर रेखा दोस्तों इलाका जो है वो मकर रेखा वाला इलाका इसके सामने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मकर रेखा वाला जो इलाका है आपके, ये इसके सामने आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया 23.5 डिग्री आपके साउथ हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। और जो मकर रेखा है, अगर सन की किरणें इसके ऊपर सीधी पड़ेंगी, अगर सन की किरणें इसके ऊपर सीधी पड़ेंगी, ठीक है, तो इसे बोलते हैं शीत आयनांत। क्या बोलते हैं, शीत आयनांत कहते हैं, विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिक कहते हैं, ठीक है। और यह तारीख होती है 22 दिसंबर की तारीख, यह तारीख होती है 22 दिसंबर की। 4 तारीख मैंने लिखाई, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ठीक है। 21 मार्च और 21 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है, ठीक है। यहां भी दिन और रात बराबर होंगे, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। जो 21 जून है, इसमें जो ये सन है इसकी जो अधिकांश किरणें हैं, सीधी किरणें कहां पर पड़ती हैं, जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें पड़ती है। भाई कर्क रेखा कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। तो इस कारण दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर दिन बड़ा हो जाता है। देखो यहाँ दिन और रात बराबर, ठीक है। अब मैं जब आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ दिन बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। ये दिन बड़ा हो रहा है। और जो ये 21 जून की तारीख है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है। इसलिए 21 जून को हम इस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाते हैं। मैं लिखाऊंगा आपको ना। तो 21 जून की तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ये आप यहाँ पे मेरे साथ नोट करना, ठीक है। तो 21 जून को लिखना उत्तरी गोलार्ध में,
उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। अब देखो, अगर आपको यही नहीं पता है कि उत्तरी गोलार्ध कौन सा है, तो फिर मेरी वो पहली वाली क्लास का कोई मतलब नहीं हुआ। मैंने कहा था ना, अक्षांश जो रेखा है वो दो हेमिस्फीयर में कन्वर्ट करती है पृथ्वी को, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, है ना, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, तो ये वहीं से आया वर्ड। उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन आपके 21 जून की तारीख को होता है, ठीक है। अब सो यहाँ से देखो आगे बढ़ रहा हूँ। अब दिन दोस्तों वापस आपके छोटा हो रहा है, यहाँ बड़ा हो चुका था आपके, अब छोटा होना चालू हो रहा है। यहाँ पर वापस दिन और रात बराबर हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ूंगा और तो आपके यहाँ पर दिन छोटा होता जा रहा है, रात बड़ी होती जा रही है, ठीक है। और ये 22 दिसंबर की तारीख वो तारीख है जब जब उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, सबसे बड़ी रात होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी आपके, वो 22 दिसंबर की तारीख, ठीक है। अब यहाँ से वापस से रात छोटी होना स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर वापस आकर के दिन और रात बराबर हो जाएंगे। तो ये पूरा चक्कर आपके ऐसे घूमता है। अब इस एक डायग्राम में जाने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चारों डेट बन सकती हैं, इन चारों डेट का मतलब क्या है वो बन सकता है, ग्रीष्म अयनांत क्या होता है, शीत अयनांत क्या होता है, विषुव क्या होता है, वो सवाल बन सकता है। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, यहाँ पर कब होता है, सबसे बड़ी रात आपकी, ये पूछ सकता है। क्यों होता है वो सवाल बन सकता है। एक डायग्राम में आपको सारी बातें हैं। पहले आप इस डायग्राम को बना दीजिए, फिर कुछ बातें मैं इसके बारे में आपको और लिखाऊंगा, जैसे कि 21 जून की तारीख के बारे में लिखाऊंगा कि भाई 21 जून की तारीख को हम क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको बना दीजिए ना, ये मेरी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप मेरी बुक आपके पास में है तो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको 4 कंडीशन पृथ्वी की यहाँ पर लिखवाई, जिसमें एक कंडीशन यहाँ पर इक्विनॉक्स की कंडीशन थी, 21 मार्च की कंडीशन है, दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ कंडीशन आपकी ग्रीष्म अयनांत की थी, समर सोलिस्टिक 21 जून की कंडीशन है। यहाँ कंडीशन 23 सितंबर की है, दिन और रात बराबर यहाँ पर होंगे, विषुव की कंडीशन ये भी। और ये वाली कंडीशन शीत अयनांत की है, मतलब विंटर सोलिस्टिक की है, 22 दिसंबर की कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 4-5 पॉइंट में लिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पर नोट कर लेने मेरे साथ में। देखिए, एक तो है 21 जून की जो तारीख है ना, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये शुरू कब हुआ था अगर पूछूं आपसे, तो 2014 के अंदर जब मोदी जी यूएनओ के अंदर गए हुए थे, तो वहां पर इसको शुरू किया था, ठीक है। 14 के अंदर जब मोदी जी यूएनओ में गए थे ना, वहां इसको शुरू किया था आपके। तो 2015 से इसकी शुरुआत हो गई, ठीक है। तो लिखिए, ये पहली बार कब बनता है, तो ये पहली बार जो है यह 21 जून 2015 को यह पहली बार बनाया गया, ठीक है। तो 21 जून 2015 को यह पहली बार बनाया गया, ठीक है। और 2024 जो गया है उसकी थीम क्या लिखना, 2024 की बात करूं आपसे। अच्छा, कौन से क्रम का होगा ये, तो 15 को पहला, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब कौन से क्रम का होने वाला है, 10वें क्रम का होने वाला है, ठीक है। तो यह जो है किस 24 में जो बनाया गया आपके 21 जून वाला, वो थीम क्या है, स्वयं और समाज के लिए योग, है ना, स्वयं और समाज के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, है ना, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वयं और समाज के लिए योग, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा लिखिए आप मेरे साथ में, लिखिए विषुव, विषुव की स्थिति में, विषुव मतलब इक्विनॉक्स की स्थिति में दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, तथा विषुव की स्थिति में दिन और रात बराबर होते हैं, तथा तथा सूर्य की किरणें,
तथा सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत सीधी गिरती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर लंबवत सीधी गिरती है आपके विश्व की कंडीशन के अंदर। दो बार होता है साल में, 21 मार्च को और आपके 23 सितंबर को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। सबसे बड़ा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में? 21 जून को होता है। सबसे बड़ी रात कब होती है उत्तरी गोलार्ध में? वो आपके 22 दिसंबर को होती है। तो मैंने आपको 6 डेट लिखा है अभी तक, आपको याद हो तो। एक तो 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, 4 तो ये हो गई। इसके अलावा मैंने आपको 2 डेट यहाँ पर लिखा दी, 3 जनवरी और आपके 4 जुलाई। तो ये 6 डेट आपको ज्योग्राफी की दृष्टि से आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। ये 6 डेट आपके दिमाग में ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से होनी चाहिए। ठीक बात है। तो ये हमारा पृथ्वी के बारे में कुछ बातें हमारे सामने। पृथ्वी में मैंने कहा, पृथ्वी के अंदर महाद्वीप भी है और महासागर भी है। स्थल वाला पार्ट भी है और लैंड आपके जल वाला पार्ट भी है। जो स्थल वाला पार्ट है उससे बनते हैं आपके महाद्वीप। ठीक है, इसके लिए एक थ्योरी चलती है बेटा, उस थ्योरी का नाम है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखो मेरे इसमें बिल्कुल सही क्लास चल रही है एकदम, है ना। हो सकता है आप में से कुछ के समस्या आ रही हो, तो जिनके समस्या आ रही है वो मेरी क्लास जब समाप्त हो आधा घंटे बाद में, उसके बाद में पूरी क्लास आपको अपलोड मिलेगी, जो कि पूरी क्लास होगी। ठीक है, उसमें कहीं भी एरर नहीं होगा, वो पूरी क्लास आप लोग वहां से देख लीजिएगा ना। जिनके सही चल रही है क्लास वो मेरी क्लास को ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे अभी, हमारे पास आपके कमेंट्स नहीं पहुंच रहे अभी जो है, पर मेरी क्लास सही चल रही है। और इसके लिए मैं आपको दिखा दूं मेरे मोबाइल में, आपको जो मेरा मोबाइल आपको उसी में दिखा देता हूँ। जो मेरा मोबाइल है उसी में आपको चेक करा देता हूँ। देखो, जिनके सही चल रही है क्लास वो मेरी क्लास को ध्यान से देखते जाइए। तो जो मेरी क्लास, मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे, देखो हमारे पास आपके कमेंट्स नहीं पहुंच रहे अभी जो है, पर मेरी क्लास सही चल रही है। और इसके लिए मैं आपको दिखा दूं मेरे मोबाइल में, आपको जो मेरा मोबाइल आपको उसी में दिखाया, तो एकदम सही क्लास चल रही है मेरे मोबाइल में, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिनको क्लास नहीं चल पा रही है वो जैसे ही मेरा सेशन समाप्त हो उसके बाद में 5-10 मिनट आप बाद वापस चेक कर लेना, आप लोग पूरी क्लास आपको वहां पर दिख जाएगी। ठीक है, चलिए तो आगे मैं बढ़ता हूँ। तो दोस्तों एक सिद्धांत आता है महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो महाद्वीप की जो उत्पत्ति है, इस महाद्वीप की उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत आता है ना, और उस सिद्धांत का नाम क्या है? बड़ा फेमस सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या नाम है इसका? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको देने वाले कौन थे? इसको देने वाले थे वैगनर। वैगनर जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, वैगनर जर्मनी के रहने वाले थे और 1912 के अंदर ये सिद्धांत दिया। ठीक है, हमें सिद्धांत विद्वान तो नहीं पढ़ने, मैं आपको जो कॉमन बात है वो आपको मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, जो कॉमन बात है जो मुझे लगता है आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके वो कॉमन बातें मैं आपको यहाँ पर जो है पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो कॉमन जो बातें मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों यह हुआ था, सबसे पहले यह तय किया गया कि भाई पृथ्वी जो है ना, आज की पृथ्वी ऐसी नहीं थी। ठीक है, सबसे पहले एक पृथ्वी एकदम मतलब महाद्वीप वाद्वीप अलग नहीं थे, आपके सारे महाद्वीप जुड़े होते हैं, और एक बड़ा भूखंड था, उसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। सबसे पहले एक पेंजिया था। ठीक है, सबसे पहले क्या था आपके? सबसे पहले पेंजिया था ना, ये था पेंजिया। ठीक है, एक बड़ा भूखंड था, एक बड़ा भूखंड था, इसका नाम है पेंजिया। यह बात बहुत पुरानी है, कार्बोनीफेरस युग की बात है। कब की बात है? कार्बोनीफेरस युग की बात है। ठीक है, ये पेंजिया था, और इस पेंजिया के चारों ओर, ये तो भूखंड था, इसके चारों ओर पानी था। ठीक है, उसको पैंथालासा कहा गया ना। तो इसके चारों ओर जो पानी था उसे क्या बोला गया?
इसे बोला गया पैंथालासा। तो जो पेंजिया था इसके चारों ओर क्या था, इसके चारों ओर पानी था, इसे क्या बोला गया, इसे बोला गया पैंथालासा। पैंथालासा ये जल वाला भाग है, ठीक है, और ये पेंजिया जो है ये स्थल वाला भाग है ना, लैंड है, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ, ये आपके टूट गया, जो पेंजिया था इसमें विभाजन हुआ, टूट गया, तो इसका नॉर्थ भाग अलग हो गया और इसका साउथ भाग अलग हो गया, ठीक है। जो इसका नॉर्थ भाग जो अलग हुआ था आपके, जो इसका नॉर्थ भाग जो अलग हुआ था, ठीक है, जो इसका नॉर्थ भाग अलग हुआ था, ठीक है, इसे बोलते हैं अंगारा लैंड। ये इसका उत्तरी भाग था पेंजिया का, तो उत्तरी पेंजिया ये था, और ये था दक्षिणी पेंजिया, ठीक है। जो उत्तरी भाग था इसे बोला गया अंगारा लैंड, ठीक है। इसी का नाम लोरेंशिया था। ये लोरेंशिया आज भी हमें मिलेगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा, जब महाद्वीप पढ़ाऊंगा तो वहां पर, ठीक है। और दक्षिणी जो भाग था इसका नाम था गोंडवाना लैंड, इसका नाम था गोंडवाना लैंड, ठीक है। जो उत्तरी भाग है इसका नाम अंगारा लैंड था, दक्षिणी भाग का नाम था आपके गोंडवाना लैंड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में देखो, यह जल पहले ऐसे था, यहाँ पर जब ये टूटा तो ये सारा जल क्या है, इसके बीच में आ गया, ठीक है। तो इसके बीच वाला जो हिस्सा है, ये जो इसके बीच वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में जो जल आया वो क्या बना आपके 33 सागर, क्या बना 33 सागर बन गया। तो इसके बीच में जो जल था वो बन गया 33 सागर, ठीक है। फिर दोस्तों वापस इसमें वापिस ये टूटे, ठीक है, ये वाला भाग टूटा, ये वाला भाग भी टूटा। जब ये उत्तरी वाला भाग जो आपके अंगारा लैंड वाला भाग है दोस्तों, यह टूटा, तो इससे क्या बना, और जो ये साउथ वाला जो भाग है अगर ये टूटा दोस्तों, इससे क्या बना, ठीक है। देखिए एक दोस्तों मैं आपको रो डायग्राम बना रहा हूं यहां पर दोस्तों। इसमें देखिएगा, इसमें बीचों बीच से कौन सी रेखा निकलती है आपकी, बीचों बीच से निकलती है विषुवत रेखा, ठीक है। इसके बीचों बीच में से कौन सी निकलती है आपके, यह निकली विषुवत रेखा, ठीक है। और इसके ऊपर से कौन सी रेखा जाती है आपके, मान लो ये गई कौन सी आपके 23.5 डिग्री रेखा, ठीक है। तो यह जो रेखा है यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब कर्क रेखा, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि जो अंगारा लैंड है उसको टूटने से जो भाग बने वो इसके ऊपर वाले महाद्वीप है, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से महाद्वीप आ गए, तो एक तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ गया। यहाँ पर कौन सा महाद्वीप आया, तो यहाँ पर एक महाद्वीप आ गया, इसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप आ गया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो इस अंगारा लैंड के टूटने से, ये अंगारा लैंड वाला पार्ट है, इसके टूटने से कौन सा महाद्वीप बन रहा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बन गया दोस्तों ना। 23.5 डिग्री से जो ऊपर है सारे के सारे अंगारा लैंड वाले पार्ट, ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बन गया दोस्तों ना। इसके अलावा यहाँ पर यूरेशिया आ गया। अब देखो ये यूरेशिया का मतलब क्या है, इसमें 2 महाद्वीप थे ना, एक तो था यूरोप और एक था एशिया। इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, यूरेशिया बना दिया। तो अंगारा लैंड से 2 भाग बने, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। जो आपके गोंडवाना लैंड था उससे ये बाकी जो भाग है वो बना है, ठीक है। जैसे कि देखना, जो गोंडवाना लैंड है आपके, उससे एक तो क्या बना आपके, एक तो बना आपके दक्षिण अमेरिका। जो गोंडवाना लैंड है इससे क्या बना, एक तो बना दक्षिण अमेरिका, ठीक है। एक बना कौन सा आपके अफ्रीका महाद्वीप। कौन बना, अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप, ठीक है। अब देखो भारत की बात अगर मैं करूं आपसे, तो भारत जो है आपके, भारत की लोकेशन आपके ऐसे, ठीक है। भारत की लोकेशन ऐसे यहाँ पर, ठीक है। जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से निकल रही, ठीक है। मतलब कि दोस्तों भारत का जो नीचे वाला जो हिस्सा है आपके, जो भारत का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, वो किसका हिस्सा है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। तो ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत। तो जो प्रायद्वीपीय जो भारत है बेटा, जो प्रायद्वीपीय भारत है, यह किसका हिस्सा हो गया, गोंडवाना लैंड का। क्यों हो गया आप समझ गए,
क्योंकि इसके ऊपर तो अंगारा लैंड है, पर 23.5 डिग्री नीचे वाला गोंडवाना लैंड है। आपने सुना होगा प्रायद्वीपीय जो भारत है, दक्कन का जो पठार है, वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ कौन सा हो गया? अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका भी किसका हिस्सा है? इसी का हिस्सा है। तो जो ब्लैक ब्लैक में मैंने लिखा है, वो सारा ब्लैक वाला किसका हिस्सा है? जो ब्लैक मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, यह सारा गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड के टूटने से ब्लैक ब्लैक वाला बना है, ठीक है। और जो रेड वाला मैंने लिखा है यहाँ पर, यह क्या है? आपके अंगारा लैंड। तो रेड वाला क्या हो गया? अंगारा लैंड हो गया, ठीक है। तो रेड वाला अंगारा लैंड हो गया, और जो ब्लैक वाला वो क्या हो गया आपके? वो गोंडवाना लैंड हो गया। तो रेड वाला अंगारा लैंड है और ब्लैक वाला गोंडवाना लैंड है। सबसे पहले पेंजिया था, उसके चारों ओर क्या था? पैंथलासा था ना, समुद्र। कार्बोनिफेरस युग की बात है। पेंजिया टूटता है, 2 भाग में टूटता है, अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में। जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, इसके बीच में 33 सागर आता है। जो अंगारा लैंड वो भविष्य में फिर टूटता है और उससे उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया बनता है। जो गोंडवाना लैंड है वो फिर टूटता है, उससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बनते हैं। तो एक बार मैं इसको आपको लिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने मैप में समझा दिया आपको। शायद समझने वाला खेल तो यही है, लिखाने वाला तो इसलिए लिखा रहा हूँ आपको कि भविष्य में आपको याद ना करना पड़े, सोचना ना पड़े कौन सा भाग था। लिखा हुआ है मतलब यही वाले भाग थे ना। तो एक बार आप मेरे साथ में लिखिएगा। एक नोट लिख दीजिए और लिखिए अंगारा लैंड। तो जो अंगारा लैंड है, इसके टूटने से क्या बनेगा? लिखिए नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब हो गया यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। और जो गोंडवाना लैंड है, इससे क्या बना? इससे बना साउथ अमेरिका महाद्वीप। इसके अलावा बना कौन सा? आपके अफ्रीका महाद्वीप। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, और इसके अलावा अंटार्कटिका। तो ये सब किससे बने आपके? ये सारे गोंडवाना लैंड से बने, ठीक है। ये सारे किससे बने आपके? गोंडवाना लैंड से बने। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 पार्ट में आपके डिवाइड हो गया, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया अंगारा लैंड में आए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका कहाँ पर आ गए? ये गोंडवाना लैंड दोस्तों यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब जो महाद्वीप हैं, इन महाद्वीप का हम क्रम जानते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार कैसे क्रम है आपके? कौन सबसे बड़ा है एरिया में, कौन छोटा है, और पॉपुलेशन के हिसाब से क्रम क्या है? तो 2 क्रम होंगे, क्षेत्रफल के अनुसार और पॉपुलेशन के अनुसार। तो लिखिए मेरे साथ में, जो महाद्वीप है, इन महाद्वीप का क्रम पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और क्रम कैसा है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको? वो है अवरोही क्रम, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा सबसे पहला आएगा, छोटा सबसे बाद में आएगा, ठीक है। तो एक तो लिखिए क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया वाइज क्या है? देखो सबसे बड़ा जो महाद्वीप जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप, एरिया हो चाहे पॉपुलेशन हो, दोनों में फर्स्ट सेकंड आपके एशिया और अफ्रीका है, ठीक है। तो लिखिए एशिया, हिंदी में लिख दीजिए एशिया महाद्वीप। सेकंड नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप। चाहे पॉपुलेशन हो और चाहे एरिया वाइज हो, दोनों में पहले स्थान दूसरा स्थान एशिया अफ्रीका महाद्वीप। पॉपुलेशन में तीसरा स्थान, क्योंकि यूएस से बड़ा देश और कनाडा बड़ा देश कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, इसलिए एरिया वाइज देखोगे तो आप नॉर्थ अमेरिका और यूएसए और कनाडा नॉर्थ अमेरिका में, इसलिए नॉर्थ अमेरिका नंबर 3rd पर है। तो लिखिएगा उत्तरी अमेरिका,
तीसरे स्थान पर एरिया वाइज देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका देश है, ठीक है। एरिया वाइज महाद्वीप आपके उत्तरी अमेरिका ना। इसके बाद जो इसका नीचे वाला दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट है वो हो गया। तो सेकंड स्थान किसका है? दक्षिण अमेरिका जो है इसका सेकंड स्थान है, ठीक है। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इसके बाद अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दोस्तों आपके एरिया तो बहुत बड़ा है पर लोग नहीं रहते, पॉपुलेशन नहीं अंटार्कटिका में, पर एरिया बड़ा है। तो नंबर 5 लिखिए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। तो नंबर 5 हो गया अंटार्कटिका। कौन सा हो गया? अंटार्कटिका। इसके बाद आ गया यूरोप, और फिर लास्ट नंबर आ गया ऑस्ट्रेलिया। तो कभी सवाल पूछे कि भाई एरिया वाइज सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इसी को ओशेनिया बोलते हैं ना। अब ये आगे हम पढ़ाएंगे जब आपको ऑस्ट्रेलिया, तो ओशेनिया कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। और जो आसपास के देश हैं आपके फ्रेंच पोलिनेशिया, फिजी, किरिबाती, ये सारे जो देश मिलकर आपको बनाते हैं आपके ओशेनिया, ठीक है। तो ये नंबर 7 पर आ गया। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्रफल के अनुसार क्रम है, एरिया वाइज क्रम है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, इसके अलावा पूछे आपसे कि भाई जनसंख्या पूछूं आपसे, पॉपुलेशन पूछे, इसके अनुसार क्रम कौन सा लिखना, तो पॉपुलेशन में जो पहला स्थान आपके वो किसका है? मैंने कहा ना एशिया का है, ठीक है। भारत, चीन इसी के अंदर है ना। दूसरा स्थान भी किसका है? अफ्रीका, ठीक है। यूरोप का एरिया तो कम है बेटा, पर यूरोप में जितने भी देश हैं, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, वो सारे के सारे उनकी पॉपुलेशन बढ़िया है। तो यूरोप का एरिया कम है, पॉपुलेशन अधिक है, ठीक है। तो लिखना नंबर 3 हो गया आपका यूरोप। तो पॉपुलेशन में नंबर 3 आपका यूरोप हो गया, ठीक है। चौथे पर यूएसए, जिसके अंदर आपके नॉर्थ अमेरिका। चौथे पर हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका ना। तो नंबर 3 पर यूरोप, चौथे पर नॉर्थ अमेरिका, पांचवें पर, इनको हमेशा क्रम से लिखना है, ठीक है, दोनों में। यहां भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहां भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो पांचवें पे दक्षिण अमेरिका दोस्तों ना। अब बचा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आप सभी जानते हैं कि भाई सॉरी, अब बचा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आप सभी जानते हैं अंटार्कटिका में तो लोग रहते नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 6 पे आ गया, ठीक है। तो नंबर 6 पे इनको याद नहीं करना होता है। जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आप लगातार पढ़ने पर आपको ये समझ आ जाएगा कि इसको भी इंग्लिश में लिखता हूँ यूरोप का ना, ये क्यों हिंदी में लिखा हुआ है, इसको भी इंग्लिश में लिख लो आप ना। एक तरफ मैंने हिंदी लिख दी, एक तरफ इंग्लिश लिख दी, ठीक है। तो इसका सही क्रम है ना, क्षेत्रफल के अनुसार क्रम और आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अनुसार क्रम। क्षेत्रफल में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। पॉपुलेशन में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो एकदम सही क्रम है। अंटार्कटिका में दोस्तों आपके यहाँ तो जनसंख्या रहती नहीं है, ठीक है, जनसंख्या विहीन है। जनसंख्या विहीन कौन सा है? वो अंटार्कटिका है। यहाँ पॉपुलेशन नहीं रहती अंटार्कटिका में ना, जनसंख्या विहीन क्षेत्र है कौन सा? अंटार्कटिका। तो जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप के क्रम की बात करूं मैं आपसे, घटता हुआ क्रम बताऊं तो क्षेत्रफल में एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अगर यहाँ जनसंख्या की बात करूं आपसे तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। ये आपके क्रम हो गया इन महाद्वीप का। सबसे पहले हम सबसे जो नॉर्थ में उसको चालू करते हैं। सबसे जो ऐसे चालू करेंगे, यहां से ऐसे पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे, फिर साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, फिर अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया पढ़ लेंगे, फिर यूरोप पढ़ेंगे और फिर एशिया पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे चलने वाले हैं ना। मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आप तक? क्लास इसमें ठीक चल रही क्लास? अच्छा, किस किस का क्लास ठीक चल रहा है एक बार कमेंट करो मुझे। किस किस का क्लास ठीक चल रहा है एकदम? देखो एक्चुअली में क्या है, बच्चों की संख्या जो है ना वो 6 डिजिट के अंदर है ना, समझ रहे हो?
बच्चों की संख्या 6 डिजिट में है, ठीक है। आप काउंटिंग करना कितने होंगे। मतलब कमेंट जो आ रहे हैं ना, 11,431 कमेंट एक सेकंड में आ रहे हैं। कितने कमेंट आ रहे हैं एक सेकंड में? 11,431 जो कमेंट है, इतने कमेंट आ रहे हैं। अब आप देखो, एक्चुअली में क्या है कि ये बहुत बड़ा बैच है ना, मतलब विशाल का है बैच कह सकते हैं इसको। 6 डिजिट के अंदर बच्चा है इसके अंदर, और 11,431, 459 हो गए अब तो। 11,459 कमेंट आ रहे हैं। अब सोचो, मैं अगर आपके कमेंट पे ध्यान दूं तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ना। इसलिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, देखो मतलब ऐप में ये पहली बार हो रहा है ना, पहली बार क्लास हो रही है, ठीक है। मतलब ये वाले बैच की तो 2 क्लास तो यूट्यूब पर हुई थी, ऐप में पहली बार हो रही है। कल देखना, कल बिल्कुल सही हो जाएगा एकदम। जो भी समस्या आज आ रही होंगी, मैंने टीम को फोन करा आपके सामने कि मेरा समस्या दूर करो, पर मैं क्लास छोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब 1.5 घंटा समाप्त हो जाएगा ना, उसके बाद देखने वालों की संख्या, अभी 10% लोग देख रहे हैं, 90% लोग बाद में देखने वाले, तो उनको पूरी क्लास मिलेगी। जब आप दोबारा देखोगे बाद में तो आपको पूरी क्लास मिलेगी, ठीक है। चाहे मेरी कहीं पर रुकी हो क्लास, नहीं रुकी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आप बाद में देखोगे तो क्लास एकदम पूरी आपको मिलने वाली है ना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े। लगातार चल रहा है सर, एक बार भी नहीं रुका है मेरा, ठीक है। क्लास बार बार रुक रही है मेरी, हाँ हो सकता है पूजा जी, नेटवर्क इशू है, हो सकता है। लाइव से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, वो पीछे ही चलते हैं ना, 10 सेकंड पीछे चलते हो, ठीक है। चले भाई आगे चले, अब यहाँ तक लिख लिया आपने। चलो 11,525 कमेंट, वेरी गुड। आगे बढ़ूं, अगर तैयार हो तो आप। ठीक है, अब देखो, अब शुरू करते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। तो लिखिएगा, पहला जो महाद्वीप है हमारा, वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। मुझे यहां तक पहुंचने में इतना टाइम लग गया। पहले मैंने आपको अक्षांश पढ़ाए, देशांतर पढ़ाए, फिर पृथ्वी पढ़ाई मैंने आपको, अर्थ में रिवोल्यूशन क्या है, रोटेशन क्या है। उसके बाद में आपको लेकर आया कि महाद्वीप कैसे बने, कॉन्टिनेंट कैसे बने, फिर कॉन्टिनेंट का क्रम क्या होता है। अब कॉन्टिनेंट चालू कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। देखो पहली बात तो इसकी लोकेशन कहाँ है, पहले समझना है, फिर आपको ये जो है बना लेना है, ठीक है। देखो मेरी बात को दोस्तों, ये आपका वर्ल्ड मैप है, ठीक है। इस वर्ल्ड मैप में यहां पर एक देश है जिसका नाम है स्पेन। क्या नाम है इसका? स्पेन। अभी यूरोप महाद्वीप में पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ पर स्पेन देश है, ठीक है। देश का नाम क्या है? स्पेन। इसके जस्ट यहाँ दोस्तों आपके, यहाँ पर देश कौन सा है? यहाँ एक देश है पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल। आज से लगभग 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले मान लो आप मोटा माटी दोस्तों, आज से 1000 साल पहले भौगोलिक मार्ग की खोज शुरू हुई। मतलब नई नई जगह खोजने की होड़ लगी हुई थी, और उस होड़ में 2 बड़े महत्वपूर्ण देश थे, वो थे स्पेन और पुर्तगाल। ये नए नए आपकी जगह खोजने के लिए जा रहे थे ना। तो स्पेन से निकला कोलंबस। कौन निकला? कोलंबस। तो स्पेन, इन दोनों को बोला गया कि जो स्पेन वाले हैं, इनको बोला गया कि आपको इधर जाना है, ठीक है। स्पेन वालों को बोला कि आपको तो इधर गति करनी है, आप पश्चिम की ओर जाओ, ठीक है। और जो पुर्तगाल वाले हैं, इनको बोला कि आप पूरब की ओर जाओ, आप ईस्ट की ओर जाओ। इनको बोला आप वेस्ट की ओर जाओ, इनको बोला आप ईस्ट की ओर जाओ। तो पुर्तगाल की तरफ से निकला कौन? वास्को डिगामा। कौन निकला? वास्को डिगामा। अच्छा, पहले स्पेन वाला निकला दोस्तों ना, जो स्पेन है इसकी ओर से निकला कौन? कोलंबस। तो स्पेन की ओर से कौन निकला? कोलंबस। तो जो स्पेन है इसकी ओर से कौन निकलता है? कोलंबस निकलता है। तो स्पेन की ओर से कौन निकला? कोलंबस निकला, ठीक है। ये इधर की ओर गति कर रहा है, ठीक है। अब इसको कहा गया था कि भाई जहां पर मसाले वसाले मिलेंगे ना, वो इंडिया है। इनको बोला गया जहां मसाले वसाले होंगे वो इंडिया है दोस्तों ना। अब ये दिमाग में लेकर चल रहे थे कि हमें इंडिया मिलेगा, ठीक है। इसने, स्पेन वाले ने कहा कि पृथ्वी गोल है, जहां से चालू करूंगा वहीं पर वापस आ जाऊंगा। तो ये घूमना स्टार्ट करा पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। दोस्तों ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ती दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, इसको यहां पर मसाले मिल गए इसको ना,
ये आगे बढ़ा और यहाँ पर इसको मसाले मिल गए दोस्तों ना, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस लोकेशन पे इसको क्या मिल गए, मसाले मिल गए, ठीक है। अब इसने कहा मसाले मिल गए, सारे एकदम कंडीशन आपकी इंडिया वाली जैसी बताई गई थी ना, इसको वैसी थी कंडीशन। इसने कहा कि यार ये मसाले भी हैं, सारी लोकेशन भी सेम है, मतलब ये इंडिया हो सकता है। इसने कहा ये इंडिया हो सकता है, पर इसने कहा यार ये तो पश्चिम में है। उन्होंने कहा था इंडिया तो पूरब में मिलेगा, तो ये पश्चिम में है। तो इसने कहा कि ये इंडिया तो नहीं है, ये वेस्ट इंडीज है। क्या है ये वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज का नाम ऐसे निकला है बेटा, वेस्ट में जो इंडिया है, वेस्ट में जो इंडीज है उसको वेस्ट इंडीज का। और इसने कहा कि भाई इसके आसपास एक नई दुनिया है, क्योंकि इसके पास में यूएस से कनाडा जो वो लोकेशन थी, माना उस समय नाम तो यूएस से कनाडा नहीं था आपके, पर एक बड़ा महाद्वीप इसके पास में था। तो इसने कहा कि भाई यहाँ पर तो एक बड़ी दुनिया है दोस्तों ना, इसने कहा कि यहाँ पर जो है एक बड़ी दुनिया है, एक नई दुनिया है। तो इसने इसका नाम क्या दे दिया, न्यू वर्ल्ड। ये बात कब की है, ये बात है 1492 की। कब की बात है, 1492 की बात है। कोलंबस निकला था, तो कोलंबस स्पेन से निकला था और ये कहाँ पहुंच गया, नई दुनिया में पहुंच गया, वेस्ट इंडीज में पहुंच गया, ठीक है। नई दुनिया नाम दिया इसने, वेस्ट इंडीज नाम दिया, ठीक है। फिर दोस्तों इसी नई दुनिया को, जबकि पुर्तगाल वाले निकले थे आप जानते हो, इसमें से वास्को डिगामा निकला था, याद कीजिए, इसमें से वास्को डिगामा आया था। और ये जो वास्को डिगामा है, ये बात कब की है, ये बात 1498 की है, और ये हमारे भारत में पहुंचता है, ठीक है। ये भारत पहुंचता है ना। तो कोलंबस खोजने तो गया किसको, इंडिया को, पर गलती से क्या खोज लिया इसने, न्यू वर्ल्ड खोज लिया, ठीक है। नई दुनिया कह दी, खोज लिया, ठीक है। फिर दोस्तों आपके इटली का एक खोज करता था, ठीक है, इटली का खोज करता था आपके 10-12 साल बाद वापस आता है बाद में, और उसने कहा कि नई जो वर्ल्ड है ना, न्यू वर्ल्ड जो है, इसका नाम उसने अमेरिका नाम दे दिया। क्या दे दिया उसका नाम, उसने अमेरिका नाम दिया। तो नई दुनिया को अमेरिका नाम देने वाला कौन था, वो था अमेरिगो वेसुपुच्ची। शायद उसने अपने नाम पर, अमेरिको के नाम पर ही अमेरिका नाम दे दिया। तो इसको अमेरिका नाम देने वाला कौन था, अमेरिको वेसुपुच्ची नाम था, इटली का खोज करता था, ठीक है। और नई दुनिया को उसने अमेरिका नाम दिया। तो नई दुनिया की खोज किसने की, कोलंबस ने की। कोलंबस कहां से आया, स्पेन से आया। पुर्तगाली कहां पर गए, वास्को डिगामा भारत की ओर गए, तो भारत खोज लिया। वेस्ट इंडीज पर कहां कौन पहुंचा, कोलंबस पहुंचा। तो इस डायग्राम से ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ना, कि कैसे कैसे कौन जा रहा है, कैसे कैसे बढ़ रहा है। ये दोनों पॉइंट आपके सामने यहाँ पर। तो लिखिए मेरे साथ आप, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, चलो आगे लिख लो, एक नोट लिखना मेरे साथ और लिखिएगा, स्पेन के कोलंबस ने 1492 में, स्पेन के कोलंबस ने 1492 में नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड की खोज की, जिसे इटली के खोजकर्ता अमेरिगो वेसुपुच्ची ने अमेरिका नाम दिया। अब बेटा इन्होंने देखा कि एक अमेरिका तो उत्तर की ओर भी है और एक साउथ की ओर, दक्षिण की ओर भी है, तो उसने उत्तर वाले को उत्तर अमेरिका नाम दे दिया, साउथ वाले को क्या नाम दे दिया, दक्षिण अमेरिका जो नाम है वो साउथ वाले को दे दिया। तो ये दो पार्ट हो गए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अच्छा, इनकी दोस्तों लोकेशन कहाँ पर है, तो अगर ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, तो इस वर्ल्ड के मैप में दोस्तों यहाँ पर कौन है आपके, तो यहाँ पर जो है आपके यह उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऐसे, ठीक है। और यहाँ कौन सा महाद्वीप है, तो यहाँ पर महाद्वीप आपका कौन सा है, ये दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वो ऐसे, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं ना, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप,
ठीक है, ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसकी एक लोकेशन मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ इसका। ठीक है, पहले आराम से आपको मैप को देखना है, आराम से मैप को देखना है। मैं कुछ लोकेशन उसमें भर दूंगा, फिर मैं उनको आपको लिखा भी दूंगा। ठीक है, तो एक मैप की लोकेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपके सामने जो दिख रहा होगा, ठीक है, आपको ना आराम से दिख रहा होगा, विजिबल है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं बेटा ना। देखो, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, इसमें यहाँ पर जो प्रांत है आपके, वो प्रांत है आपके कौन सा? अलास्का। ये प्रांत अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, केवल मैं फिर लिखाऊंगा सारी बातें। ठीक है, मेरी बात को देखना है ना। उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर मैं इसको मैप को हाथ से बनाऊंगा ना, चिंता मत कीजिए। यहाँ पर प्रांत का नाम दोस्तों अलास्का है। ठीक है, आप गौर से देखना कि जो यहाँ पर कलर है वही कलर आपको यहाँ पर नजर आएगा। मतलब कि जो अलास्का है वो इसका भाग है। किसका भाग है अलास्का? इस वाले का भाग अलास्का है। तो यूएसए कहाँ है? यहाँ पर है। ये अमेरिका है, इस अमेरिका का भाग कौन सा है? अलास्का, जो यहाँ पर है। ठीक है, जो अमेरिका है उसका भाग कौन सा? अलास्का, जो यहाँ पर। ये जो ग्रीन वाला है ये कनाडा है। जो ग्रीन वाला देश है आपके वो कौन सा? कनाडा। ठीक है, इसके बाद जो ये आपके जो इधर वाला जो आपके जो डार्क ग्रीन है ये मैक्सिको है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर कुछ देश और है जिनकी हम बात बाद में करेंगे। ठीक है, अभी एक बार मैं यह कह रहा हूँ, कुछ देश यहाँ पर बहुत सारे, बेलीज, ग्वाटेमेला, होंडुरास, ये नाम सुने होंगे आपने, वो यहाँ पर मैक्सिको के बाद में। ठीक है, तो इसमें बड़े देश कौन कौन से? 3 है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये बड़े देश है। ठीक है, कनाडा, सारी बातें लिखाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं लिखना है ना। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये 3 बड़े देश इसके अंदर है। यहाँ पर अलास्का जो कि किसका भाग है? यूएसए का दोस्तों भाग है। यहाँ पर देखो एक ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई, सॉरी रेड रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ग्रीनलैंड है। क्या है ये? ग्रीनलैंड। ये कौन सा इलाका है? ग्रीनलैंड। ठीक है, ये वाला इलाका ग्रीनलैंड का है। जब आप ग्रीनलैंड को मैप में देखोगे अपने, आपके पास मैप होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, उसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप होगा आपके पास, देखिए उसमें पॉलिटिकल मैप होगा, उसको आपको देखना है। तो उसमें एक ग्रीनलैंड लिखा हुआ मिलेगा। इस ग्रीनलैंड के ब्रैकेट में देखना डेनमार्क लिखा हुआ मिलेगा। इस ग्रीनलैंड के ब्रैकेट में यहीं पर देखो आपके डेनमार्क लिखा हुआ मिलेगा। ये ग्रीनलैंड ज्योग्राफिकल रूप से दिखने में क्या है? नॉर्थ अमेरिका का भाग है। किस में, किस महाद्वीप में दिखाते हैं इसको? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन यही जो ग्रीनलैंड है वो, इस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। अभी आपको याद होगा शायद, पता नहीं आपने न्यूज सुनी नहीं सुनी है, कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ग्रीनलैंड से कहा कि आप हमारा हिस्सा बन जाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड से कहा कि आप हमारा हिस्सा बन जाओ। उसमें देखना आप, उसमें डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्रीनलैंड खुद तय करेगा उसे किसका हिस्सा बनना है। तो आपका दिमाग चलना चाहिए, सर डेनमार्क का प्रधानमंत्री क्यों कह रहा है ये बात को? क्योंकि इस पर अभी तक किसका अधिकार चल रहा है? डेनमार्क का। और यूएसए ने कहा है किससे? ग्रीनलैंड से कहा है कि आप हमारा हिस्सा बन जाओ। तो डेनमार्क का प्रधानमंत्री कह रहा है कि ग्रीनलैंड खुद तय करेगा कि उसको किसका हिस्सा बनना है, किसी के दबाव में वो किसी का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ग्रीनलैंड यहाँ पर। एक छोटा सा आपको आइलैंड और दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, देखना ये इस मैप का हिस्सा नहीं है। जब कोई चीज किसी मैप का हिस्सा नहीं होती तो वो व्हाइट कलर में होती है। जब कोई चीज मैप में आपको कोई देश, कोई आपको कोई देश है, अगर वो व्हाइट दिख जाए किसी मैप में, तो मतलब वो उस महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बस ये लोकेशन दिखाई गई है। ये लोकेशन जब मैं यूरोप पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें आपको ये कलरफुल दिखाई देगी, क्योंकि यूरोप का हिस्सा है। कौन सा है? ये आइसलैंड है। ये आइसलैंड है ना, ये यूरोप का हिस्सा है। तो यूरोप में पढ़ेंगे इसको, पर अभी यहां पर था तो मैंने आपको बता दिया। ये ग्रीनलैंड है बेटा ना। कौन सा? ग्रीनलैंड। ये कनाडा है, ये यूएसए है, ये मैक्सिको है। ठीक है, इतना आपको देखना है दोस्तों। ये जो आपके जो स्पेन से जो कोलंबस आया था वो ऐसे आ रहा था दोस्तों ना। जो कोलंबस आया था स्पेन से वो ऐसे आ रहा था, और यहाँ पर उसको इतने सारे आपके द्वीप दोस्तों, आइलैंड मिले। ठीक है, इतने सारे द्वीप आइलैंड मिले, जो द्वीप हैं आपके वो इतने सारे उसको मिल गए। ठीक है, इसमें दोस्तों जो रेड वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्यूबा है।
आपके मैप में भी चेक को आपको मिल जाएगा। जो रेड वाला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्यूबा महाद्वीप है। कौन सा है? क्यूबा देश है ना। क्यूबा गन्ने के लिए, चीनी के लिए बड़ा फेमस देश है ना क्यूबा। ठीक है, तो उसके बाद ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे देश यहाँ पर सुना, बहुत सारे देश यहाँ पर है। ये ऐसे तो बढ़ता जाएगा ऐसे ना, बहुत सारे देश है। ठीक है, तो यहाँ पर मैप में लिखा हुआ मिलेगा आपको लेसर एंटलीज। इन्हें एंटलीज द्वीप कहते हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं? इन सबको एंटलीज आपके देश बोलते हैं, एंटलीज देश। वेस्ट इंडीज भी इसी का हिस्सा है। और लेसर एंटलीज का मतलब जो नीचे वाला जो एंटलीज है उसका हिस्सा है। ठीक है, इसी में आपके दो बड़े महत्वपूर्ण देश है जो इस बार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक देश का नाम अभी मैं आपको सारी इसको खोल के दिखाऊंगा अभी आगे ना। एक देश इसमें आगे मिलेगा, वो है डोमिनिका। कौन सा? डोमिनिका। जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को आप जानते हो हाईएस्ट अवार्ड डोमिनिका का मिला था, वही डोमिनिका यहाँ पर है। और एक इसका लास्ट फाइनल जो देश है जो कि साउथ अमेरिका के बिल्कुल पास में, उस देश का नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। क्या नाम है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और ये अभी याद है आपको 18वां प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है, हुआ था 9 जनवरी को, उसमें यहीं के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट थे। ठीक है, तो ये लेसर एंट्रीज का लास्ट देश है। लेसर जो एंट्रीज है उसका लास्ट देश कौन सा है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इसी में डोमिनिका देश भी है। दोस्तों ये क्यूबा देश यहाँ पर है। इस क्यूबा के पास में एक देश है आपके, उसको बोलते हैं हैती। क्यूबा के जस्ट पास में देश है आपके हैती, थोड़ा सा पास में देखो हैती देश मिलेगा। क्यूबा के एक नीचे देश मिलेगा जमैका। क्यूबा के नीचे एक आइलैंड है जमैका मिल जाएगा। कौन सा? जमैका। ठीक है, इस क्यूबा के ऊपर बहुत सारे दोस्तों आइलैंड है आपके ऐसे। ये बहमास द्वीप समूह। कौन सा है? बहमास। ये सारी चीजें कल दिखाऊंगा, अभी तो मैं आपको केवल एक बार दिखा रहा हूँ कि ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये बहमास द्वीप समूह आपको यहाँ पर मिलेगा। तो क्यूबा मिल गया, क्यूबा के नीचे जमैका मिल जाएगा, क्यूबा के जस्ट साइड में बराबर दूरी पे हैती मिल जाएगा, क्यूबा के ऊपर बहमास द्वीप समूह है। कौन सा? बहमास द्वीप समूह। ठीक है, और अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? लेसर एंटलीज में पहुंच जाएंगे हम लोग। वहां डोमिनिका भी है, वहां पर आपके कौन सा है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश भी आपके यहीं पर आपके लेसर एंटलीज के अंदर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर आपको मैप में मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ चेक करो आपको, यहाँ पर मैप में बेरिंग जल संधि मिलेगी। वेरिंग वाटर स्टेट, क्या बोलते हैं इसको? वेरिंग वाटर स्टेट कहते हैं। जल संधि का मतलब है जल भाग को जोड़ती है और स्थल भाग को अलग करती है। जल संधि का मतलब क्या होता है? जल भाग को जोड़ेगी, स्थल भाग को दोस्तों अलग करेगी। तो देखो ये जल संधि जो है, यहाँ पर जल वाला भाग है, यहाँ जल वाला भाग है, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। यहाँ पर रूस का साइबेरिया वाला हिस्सा है, स्थल वाला पार्ट है, यहाँ यूएसए का अलास्का वाला हिस्सा है, इन दोनों को अलग करती है। तो जल संधि, वाटर स्टेट, जल वाले भाग को जोड़ती है और आपके जो लैंड वाला पार्ट है उनको अलग करती है। तो यहाँ पर बेरिंग जल संधि आपको मिल जाएगी आपके मैप में। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर एक सागर मिलेगा, इसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर। कौन सा है? ब्यूफोर्ट सागर। अब आप यहीं से चलते जाना, मैं यहाँ से आपको पूरा घुमा के यहीं छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, तो ये बेरिंग जल संधि है। यहाँ बेरिंग जल संधि मिल गई आपको, अलास्का और साइबेरिया, इसके बीच में वेरिंग वाटर स्टेट है। इसके ऊपर बढ़ूंगा तो कौन सा आएगा? ब्यूफोर्ट सागर आपको नजर आएगा। इसके ऊपर मैप में आपको ब्यूफोर्ट सागर मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा आर्कटिक महासागर। कौन सा मिलेगा? आर्कटिक महासागर जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद मिलेगा दोस्तों ग्रीनलैंड। कौन सा मिलेगा? ग्रीनलैंड मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, ग्रीनलैंड। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो आप, ये एक आपको द्वीप मिलेगा जिसका नाम है बैफिन द्वीप। क्या नाम है? इसका नाम है बैफिन द्वीप। आपके मैप में देखना, ग्रीनलैंड के नीचे एक आइलैंड है जिसका नाम है बैफिन द्वीप। क्या नाम है दोस्तों? बैफिन द्वीप। ठीक है, और साथियों ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में यहां पर एक जल संधि है। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेविस जल संधि। क्या बोलते हैं? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस केवल मैप में देखना है। इसे बोलते हैं डेविस जल संधि। क्या बोलते हैं? डेविस जल संधि। सवाल पूछेगी भाई विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? वो कौन सी है? वर्ल्ड वाइडेस्ट वाटर स्टेट कौन सी है? डेविस जल संधि। कौन सी? डेविस जल संधि। तो ग्रीनलैंड, बैफिन द्वीप, बीच में डेविस जल संधि।
इस डेविस जल संधि के इधर देखोगे आप तो यहाँ पर मिलेगा बैफिन सागर, बैफिन सी, ठीक है, बैफिन सी, और यहां मिलेगा लेब्राडोर सागर। कौन सा मिलेगा? लेब्राडोर सागर। तो अभी मैंने कहा जल संधि का मतलब क्या है? जल वाले भाग को जोड़ती है। तो बैफिन सागर को लेब्राडोर सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। या फिर बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? वो है आपके डेविस जल संधि। ठीक है, हम पहुंच गए कहां पर? लेब्राडोर सागर में पहुंच गए। ठीक है, अब सो इस बैफिन द्वीप के यहां देखो अंदर की साइड जो है, ये जो जगह है इसे बोलते हैं हडसन की खाड़ी। क्या बोलते हैं? हडसन की खाड़ी कहते हैं इसको। बैफिन के जो अंदर की ओर जो खाड़ी है उसको बोलते हैं हडसन बे, बे ऑफ हडसन कहते हैं, हडसन की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ो। इस हडसन की खाड़ी के बगल में इस कनाडा देश का एक प्रांत है, इसका नाम है क्यूबेक। क्या नाम है? क्यूबेक। तो जो हडसन की खाड़ी है इसके बगल में एक प्रांत है क्यूबेक। कौन सा प्रांत है? क्यूबेक प्रांत। इस हडसन के पास में एक प्रांत कौन सा है? क्यूबेक दोस्तों। कौन सा? क्यूबेक। ठीक है दोस्तों, इस क्यूबेक के बाद में एक यहां पर जो आइलैंड है इसे बोलते हैं क्या? न्यू फाउंडलैंड। क्या बोलते हैं? न्यू फाउंडलैंड। ये नाम आप सुनोगे मेरे मुंह से ना, अगले 3-4 दिन नाम सुनोगे, इसलिए सुना रहा हूं। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड। आप कभी सुना है कि न्यू फाउंडलैंड के पास में एक बैंक है जॉर्ज बैंक नाम से, जो कि मछली उत्पादन की एक बड़ी फेमस बैंक है। तो आपको ये पता होना चाहिए न्यू फाउंडलैंड कहाँ पर है। ठीक है, इसी के पास में जॉर्ज बैंक है। और जॉर्ज बैंक जो है किसके लिए? मछली उत्पादन के लिए। सॉरी, ग्रैंड बैंक है ना, ग्रैंड बैंक है। और जो ग्रैंड बैंक है ये मछली उत्पादन के लिए बड़ी फेमस बैंक है। ये न्यू फाउंडलैंड के पास में। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड है। कौन सा द्वीप है? न्यू फाउंडलैंड। ये न्यू फाउंडलैंड में कौन सा बैंक है? ग्रैंड बैंक है। तो इस न्यू फाउंडलैंड के अंदर की ओर देखो, यहाँ पर जो है इस न्यू फाउंडलैंड के अंदर की ओर एक खाड़ी मिलेगी आपको जिसका नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी। न्यू फाउंडलैंड के अंदर की ओर खाड़ी कौन सी है? यहाँ पर अंदर की ओर खाड़ी है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। देखो, हमने यहां से चालू किया था बेरिंग सागर से, बेरिंग जल संधि से। उसके बाद ब्यूफोर्ट सागर दिखाया मैंने आपको। उसके बाद आर्कटिक महासागर दिखाया मैंने। फिर ग्रीनलैंड दिखाया। उसके बाद बैफिन द्वीप दिखाया। फिर डेविस जल संधि मैंने दिखाई आपको। डेविस के इधर बैफिन सागर है, इसके इधर लेब्राडोर सागर है, उधर आइसलैंड दिखा दिया मैंने आपको। फिर बैफिन के अंदर हडसन की खाड़ी दिखाई मैंने आपको। हडसन की खाड़ी के पास में क्यूबेक दिखा दिया जो कि कनाडा का एक प्रांत है, राज्य है। क्यूबेक के पास में मैंने न्यू फाउंडलैंड दिखा दिया जहां पर मछली के लिए ग्रांड बैंक है। इस न्यू फाउंडलैंड के अंदर की ओर जो है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। कौन सी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी जो है वो मैंने आपको दिखाई दोस्तों। कौन सी खाड़ी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दोस्तों ये बहमास द्वीप है। यहाँ पर ये हमने देखे बहमास द्वीप। तो इस बहमास द्वीप के ऊपर जो है यहाँ पर एक सागर है, इसको बोलते हैं सारगेसो सागर। क्या बोलते हैं इसको? सारगेसो सागर कहते हैं। सारगेसो घास मिलती है यहाँ पर, शांत क्षेत्र है ये, इसको सारगेसो सागर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सारगेसो सागर। ये मैंने कहा दोस्तों बहमास है। ये पूरा आपके देश कौन सा? यूएसए देश है। इस यूएसए में यहाँ पर देखो आपके ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये होता है फ्लोरिडा। कौन सा एरिया दोस्तों? आपके ये फ्लोरिडा वाला इलाका है। फ्लोरिडा दोस्तों वही स्थान है जहां से नासा अपने स्पेस सेंटर आपके सैटेलाइट लॉन्च करती है ना, नासा लॉन्च करती है ना आपके कैनेडी स्पेस सेंटर, आपने नाम सुना होगा, फ्लोरिडा से करती है। तो ये फ्लोरिडा स्थान यहाँ पर है और यहाँ पर बहमास स्थान है। ठीक है, और दोस्तों ऊपर की ओर देखो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा? बरमूडा। बहमास के ऊपर देखो बरमूडा स्थान मिलेगा। इस बरमूडा पर इंग्लैंड का अधिकार है, बगैर ब्रैकेट में आपको यूके लिखा हुआ मिलेगा। तो बहमास के ऊपर बरमूडा स्थान है। बरमूडा के ऊपर किसका अधिकार है? इंग्लैंड का अधिकार है। और दोस्तों यहां पर देखिए आप गौर से देखो दोस्तों, आपके बरमूडा, बहमास और फ्लोरिडा, इन तीनों के बीच ट्राइंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा। किसके बीच में? बरमूडा, फ्लोरिडा और आपके बहमास। इसे बोलते हैं बरमूडा ट्राइंगल। नाम सुना आपने? जहां पर जहाज डूब जाते हैं, सुना होगा आपने, जहां का ग्रेविटेशन बहुत तगड़ा है, और ये बरमूडा ट्राइंगल है। ये बरमूडा ट्राइंगल यहाँ पर है। बरमूडा, बहमास और फ्लोरिडा, इनके बीच में ट्राइंगल कौन सा है? बरमूडा ट्राइंगल है। कौन सा है? बरमूडा ट्राइंगल। ठीक है,
तो ये फ्लोरिडा आपने देख लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो जल है आपकी, जो पानी है, इसको बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। क्या बोलते हैं? मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं इसको, ठीक है। इधर देश मैक्सिको हो गया, ये उसकी खाड़ी हो गई, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखो, ये मैक्सिको का हिस्सा है और ये क्यूबा है। इनके बीच में यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम क्या है? युकाटन चैनल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है युकाटन चैनल। तो यहाँ पर चैनल कौन सा है? युकाटन चैनल। युकाटन चैनल कहाँ पर है? मैक्सिको और क्यूबा के बीच में युकाटन चैनल। इधर मैक्सिको की खाड़ी हो गई, ये बीच में युकाटन चैनल हो गया, और इसके नीचे आप चेक करो, यहाँ पर आपको कैरेबियन सागर मिलेगा। अरे घबराओ मत, ये तो शुरुआत है ना, इसी में आपको कल दोबारा समझाऊंगा। अभी टाइम पूरा हो गया इसलिए मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, कल इसको आके वापस रिवाइज कराऊंगा, इस मैप को बनवाऊंगा, चिंता मत करो आप, है ना। कैरेबियन सागर, इसलिए मैंने कहा था देखना आपको खड़े होकर बैठ कर, है ना। तो कैरेबियन सागर हो गया यहाँ पर। तो मैक्सिको की खाड़ी हो गई, यहाँ युकाटन चैनल हो गया, इधर मैक्सिको, इधर क्यूबा हो गया, और नीचे आपके कैरेबियन सागर हो गया। कौन सा? कैरेबियन सागर हो गया। अब दोस्तों इसके इधर से आकर के हम वापस आएंगे इधर, ये पनामा, नीचे पनामा देश आएगा, नीचे नीचे पनामा देश है। पनामा देश पर नॉर्थ अमेरिका आपके समाप्त हो जाएगा। फिर हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, किधर? ऊपर की ओर बढ़ेंगे दोस्तों ना। ये जो आपके ये वाला जो महासागर है, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और जो इधर वाला जो महासागर है उसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर, ठीक है। ऊपर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, इसके बीच में दोस्तों ये महाद्वीप है। दोस्तों यह महाद्वीप त्रिभुज नुमा है ना। कैसा दोस्तों? आपके यह महाद्वीप आपके ऐसे त्रिभुज नुमा है ना, त्रिभुजानुमा इसकी आकृति है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो दोस्तों, आपके यहाँ पर दोस्तों आपको एक जगह मिलेगी, ठीक है। पहली बात दोस्तों, आपके मैप में देखना, ये जगह जो है ग्रीन आपके ब्लू होगी, मतलब कि जो यूएसए का कलर होगा वही कलर होगा, ठीक है। यहाँ गलती से ये मैक्सिको का हिस्सा है, पर नहीं दोस्तों, ये कौन सा है आपके? ये है आपके ब्लू कर लो इसको ना, इसको ब्लू कर लो। अब समझ गए आप? अच्छा, ये ब्लू किया तो मैंने किसका हिस्सा हुआ? ये इसका हिस्सा हो गया। ये स्थान कौन सा है? कैलिफोर्निया। यह कैलिफोर्निया स्थान है, ठीक है। ये भी पूरा कैलिफोर्निया है, ये कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया के अंदर ही मिलता है लॉस एंजल्स, यही किनारे पर लॉस एंजल्स है, जहां पर अभी आग लगी हुई है ना, वो यही कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स है, यूएसए का हिस्सा है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ूंगा, दोस्तों आपके आगे बढ़ूंगा तो देखो यहाँ पर आपको दोस्तों, यहाँ पर एक आपको आइलैंड मिलेगा, द्वीप मिलेगा, इसका नाम है वैंकूवर द्वीप। कनाडा और यूएसए की जो बाउंड्री है उसके पास में मिलेगा वैंकूवर द्वीप। वैंकूवर द्वीप ग्रीन कर दिया मैंने, मतलब किसका हिस्सा है? कनाडा का हिस्सा है। ये रसगुल्ला वही वैंकूवर द्वीप है जहां पर कामागाटा मारू जहाज आया था 1914 में, और इसको रोक लिया गया था। कामागाटा मारू घटना याद करो, 1914 की इतिहास की घटना है, उस जहाज को रोका गया था यहाँ पर। ये वही वैंकूवर स्थान है, यहीं पर रोककर वापस भेजा गया था, ये वही वैंकूवर स्थान है। इसलिए इतिहास के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया ये वैंकूवर स्थान, ठीक है। और फिर दोस्तों वापस हम कहाँ आ जाएंगे? वापस हम वही आ जाएंगे बेरिंग जल संधि के अंदर। तो मैंने आपको ये पूरा बाहर से घुमाया, ठीक है, पूरा बाहर से कैसा है। अब देखो, आप देखना अब, ठीक है, मतलब जैसे मैंने घुमाया ऐसे ही आपको वापस घुमा रहा हूं, देखना। बेरिंग जल संधि, ब्यूफोर्ट सागर, आर्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड, बैफिन द्वीप, डेविस की खाड़ी, बैफिन सागर, लेब्राडोर सागर, आइसलैंड, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, क्यूबेक क्यूबेक, न्यू फाउंडलैंड, ग्रैंड बैंक, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, इसके बाद में बहमास द्वीप समूह, फ्लोरिडा, बरमूडा, बीच में इनके ट्राइंगल, इसके बाद में मैक्सिको खाड़ी, क्यूबा, हेती, इसके बाद में लेसर एंटलीज, इसमें लास्ट देश त्रिनिदाद एंड टोबेगो, क्यूबा वापिस आइए, क्यूबा, मैक्सिको, बीच में युकाटन चैनल, ऊपर मैक्सिको की खाड़ी, नीचे कैरेबियन सागर, क्यूबा के जस्ट नीचे जमेका देश, कैरेबियन सागर के बाद में पनामा आ जाएगा, पनामा से वापस घूमूंगा ऊपर की ओर, इधर आपके कौन सा आएगा? कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, वैंकूवर, और वापस बेरिंग जल संधि। तो ये पूरा ऐसे घूम के नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप बनता है ना।
आप चिंता मत कीजिए, मतलब ये तो होता है ना, एक केवल मैंने आपको वो दिखाया, ट्रेलर दिखाया, ठीक है, पूरी पिक्चर तो अभी दिखाऊंगा बाकी है ना। इसको कल पूरे को दोबारा बनवाऊंगा आपको ना, पूरे को इसको लाइन से लिखवाऊंगा भी, जैसे मैंने बोला है ना। आप मुझसे रात को खड़ा करके पूछो तब भी मैं ऐसे ही बोलूंगा ना, ठीक है। आप मुझसे, चलो देखो मैं अब तो इसको नहीं देख रहा हूं, अब तो आपको देख रहा हूं ना मैं। देखो मेरे दिमाग में क्या सेट हुआ पड़ा है। अब आपके दिमाग में भी आंखें बंद कर लो आप, और देखना एक आध लोकेशन तो आपके दिमाग में भी आएगी बेटा। देखना, बैरिंग जल संधि, शायद कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में। बैरिंग जल संधि, ब्यूफोर्ट सागर, आर्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड, बैफिन द्वीप, डेविस की जल संधि, बैफिन सागर, लेबडोर सागर, बैफिन द्वीप, हडसन की खाड़ी, क्यूबेक, न्यू फाउंडलैंड, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, इसके बाद में आपका बहमास द्वीप समूह, फ्लोरिडा, बरमूडा, तीनों के बीच में ट्राइंगल, ट्राइंगल बन रहा होगा दिमाग में, ट्राइंगल हो गया। फिर बहमास के बाद मैक्सिको की खाड़ी आ गई, फिर मैक्सिको देश आ गया, उधर क्यूबा आ गया, क्यूबा के उधर हैती आ गया, उसके बाद लेसर एंटलिस आ गए, लेसर एंटलिस में ट्रिनाड एंड टोबेगो आ गया। वापस आओ क्यूबा पर, मैक्सिको क्यूबा के बीच में युकाटन चैनल आ गया। कौन सा? युकाटन चैनल आ गया। उसके उधर की साइड आपके कैरेबियन सागर आ गया, फिर पनामा आ गया, पनामा से वापस घूम जाओ ऊपर की ओर, फिर कैलिफोर्निया, याद करो मैंने वो ब्लू कर दिया ना, कैलिफोर्निया आ गया, लॉस एंजल्स आ गया, वैंकूवर आ गया बेटा, कौन? वैंकूवर आ गया। और वैंकूवर के बाद कौन सा आ गया वापस से आपके? बैफिन सागर आ गया। अब मैं अगर इसको सोच के देखो, आप 10-12 बार मैं इसको कल बनवाऊंगा, कल बार बार 10-12 बार दिखाऊंगा, तो ये मैप आपके दिमाग में आएगा। बस आप मैप अपने हाथ में लेके बैठना। ये सारी बातें अगर आप मैप खोल के देखोगे ना, देखो मैं आपको दिखाऊं, जैसे मेरा ये मेरी बुक है, इसमें इसमें पेज नंबर आपके 52, देखो पेज नंबर 52 पे मैप दिया हुआ है। पेज नंबर 52 पे जितनी बातें मैंने बोली है, सारी बातें आपको इस पेज नंबर 52 पे मिल जाएंगी। जितनी बातें मैंने बोली है ना, कि बेरिंग जल संधि है, या आर्कटिक सागर है, या बोफर्ट सागर है, या ग्रीनलैंड है, या बैफिन द्वीप है, बैफिन की खाड़ी है, डेविस सागर है, लेबडोर सागर है, कनाडा का हडसन की खाड़ी ऊपर यहाँ पर, ये क्यूबेक है, ये न्यू फाउंडलैंड है, ये आइसलैंड है। इसके बाद न्यू फाउंडलैंड के बाद में यहाँ पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, देखो लिखा हुआ है। उसके बाद में नीचे बढ़ूंगा तो बरमूडा यूके लिखा हुआ है, ये आपके फ्लोरिडा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बहमास लिखा हुआ है, ये इसके पीछे ट्राइंगल बनता है, मैंने बता दिया आपको। इसके बाद क्यूबा लिखा हुआ है, ये मैक्सिको लिखा हुआ है यहाँ पर, क्यूबा है, फिर हैती लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके बीच में युकाटन चैनल लिखा हुआ है, कैरेबियन सागर है, मैक्सिको की खाड़ी है, पनामा लिखा हुआ है, वापस घूम के जाऊंगा ऊपर, ये आपका कैलिफोर्निया दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, कैलिफोर्निया लिखा हुआ है, लॉस एंजल्स लिखा हुआ है, ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बस करना पड़ेगा आपको ना। कल मैं आपको 5 बार लिखाऊंगा, देखना 5 बार बनवाऊंगा, लिखाऊंगा आपको इसको। ये क्रम जो मैंने बोला इसको भी लिखाऊंगा, क्रम को ऐसे कैसे, जिससे कभी पढ़ना हो वापस कैसे पढ़ोगे आप मैप को। तो ये मैप को ऐसे पढ़ना है ना, इस क्रम से पढ़ना है, जहां से शुरू करा वहीं से घूम के वापस आना, यही मैप होता है। जहां से शुरू करा वहीं से घूम के वापस आना है, ठीक है। चलो आज थोड़ी दिक्कत आपको हुई क्लास में, जिनको भी दिक्कत हुई उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी मैं टीम से बात करूंगा, ठीक करने का प्रयास करूंगा। बाकी ये पूरी क्लास वापस से आप देख लीजिएगा, जहां भी आपको लगता है कि मेरी यहाँ पर क्लास ड्रॉप हुई है या मेरी क्लास यहाँ पे छूट गई है, तो आप वापस उसको वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। या अब मेरी क्लास समाप्त होने के बाद पूरी की पूरी अपलोड होगी, वापस से आपके सामने आ जाएगी, है ना। इसकी लिंक जो है, अरे ये तो ऊपर ऊपर से दिखाया है मैंने बाहर, अभी तो अंदर घुसा ही नहीं हुआ ना। ये तो ऊपर से दिखाया है, अंदर तो अभी बाकी है ना, ठीक है। अभी तो मतलब ये तो शुरुआत है रे, वो तो टाइम एंड हो गया इसलिए मैंने आपको, वरना मैं अपने हाथ से बना के आपको सारी लोकेशन लिखवाऊंगा वहां पर, ठीक है। चिंता मत करो आप, कल आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पूरा याद होगा, ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। चलो तो ऑल दी बेस्ट। शाम को 3 बजे जिनकी क्लास है स्टैटिक जीके वाली, उनका स्वागत है 3 बजे, है ना। जय हिंद, थैंक यू।